अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदुल्लाबेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई उसका नाम है आतिश इश्क और इसके राइटर हैं सईदा। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। पता नहीं आगा जान मानेंगे कि नहीं। वो परेशानी में इधर ठहर रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खोला। लाला क्या हुआ? वो भागती हुई भाई के पास गई। अरे सांस तो लेने दो, आपकी सांसें लेने तक मेरी सांसें चली जाएंगी। बोले ना, अरे मेरी बहन है, ऐसा हो सकता है तुमने अपने लाला से कुछ कहा और वो पूरा ना करे? रोहान ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है भाई, सब पूरे जहान में एक आप ही हैं जो मेरी बात का मान रखते हैं। हाँ तो मेरी प्यारी सी इफ्जा, आगा जान तुम्हारे कराची जाने पर मान गए हैं कि आप सच कह रहे हैं? हाय, मेरे आगे पढ़ने का ख्वाब पूरा हो गया। वो खुशी से सोचने लगी। अरे बात तो पूरी सुनो मेरी, बैठो इधर। रोहान ने इसका हाथ पकड़कर वापस बैठाया। तुम इस हवेली के कानून और आगा जान से वाकिफ हो, तुम जानती हो तुम्हें कराची पढ़ने भेजने के हक में मैं और अम्मी के अलावा कोई नहीं। आगा जान ने इजाज़त दे तो दी है, लेकिन याद रखना तुम्हारी ज़रा सी गलती पर क्या होगा इसका तुम्हें पता है? रोहान ने फिक्र भरे लहजे में कहा, लाला मैं जानती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से आगा जान का गज़ब मुझे देखना पड़े। मुझे यकीन है तुम पे। आप जाओ, तैयारी करो, हम शाम तक निकलेंगे। रोहान कह के चला गया। लगता है आज तो ये गया। अहमद ने अपने थाने के दूसरे कांस्टेबल के साथ अंदर से आने वाली चीखों पर तस्वरा कर रहा था। मुझे भी यही लगता है, या तो सर इसकी जुबान खुलाएंगे या बेचारा जुबान से महरूम हो जाएगा। चुप हो जाओ, सर आ रहे हैं। अहमद ने साथ खड़े खलील को आंख दिखाकर चुप करवाया। अहमद पानी दो। वो हुक्म देकर अपनी जगह पर बैठ गया। सर ये ले। अहमद ने जल्दी से ठंडा पानी इसकी तरफ बढ़ाया। सर मैं एसी चलाता हूँ। हाँ चला दो, वैसे बहुत गर्मी लग रही है। इसे जलील की वजह से बहुत ढीठ है। इतनी मार के बाद जुबान खोली है इसने, गिलास रखते हुए कहा। लेकिन सर हम सबको पता था, जितना ढीठ इंसान क्यों ना हो, आप जुबान खुलवाना जानते हैं। हाँ पता है मुझे। अब ये बताओ वो बेहया आदमी कहाँ है? सर इनका तो पूरे थाने को पता है, मसरूफ होंगे किसी के साथ। हाँ मेरा बस चले तो सबसे पहले इसी को पकड़ो, उल्टा लटका कर मारो। इसने दांत पीसते हुए कहा। सर वो दिन भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो जरा गश्त करके आते हैं। वो कहकर बाहर गाड़ी की जानिब चला गया। आगा जान देख ले, अब रोहान के कहने पर भेज रही हैं। अगर कोई मसला हुआ तो बरादरी में हमारा नाम खराब होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही नाम खराब होने दूंगा अपना? अगर लड़की ने कुछ भी ऐसा किया जिससे मेरी इज्जत और नाम को खतरा हो तो मैं गोली नहीं मार दूंगा इसे। आगा जान को अपने नाम और इज्जत के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं थी। अगर भाई जान जिंदा होते तो वो कभी भी इस तरह हिफ्जा को पढ़ने जाने ना देते, और हान की वजह से हमने इसे 12 जमाने तक पढ़ने दिया, काफी नहीं है ये? नवाब खान ने कहा। चाचा मेरी बहन को अगर पढ़ने का शौक है तो जरूर पढ़ेगी। मैंने आगा जान से बात कर ली। आप क्यों जबरदस्ती इनका फैसला बदलने पर तुले हुए हैं? रोहान जो आगा जान से बात करने आ रहा था, अपने चाचा की बातें सुनकर इनको जवाब दिया। आगा जान शायद रोहान भूल गया है कि तमीज से कैसे बात करते हैं। हमने इसे पढ़ने बाहर क्या भेजा, इसका तो दिमाग नहीं मिलता। अब नवाब खान गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, अफसोस, बहुत अफसोस। आप लोग न जाने ये क्यों समझते हैं कि ज्यादा तालीम इंसान को बदतमीज बना देती है। तालीम शौर पैदा करती है, और जो मैं कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ ये सब ही इसी शौर की वजह से। आगा जान देख रहे हैं ये कल का लड़का हमें सिखा रहा है। जब आप लोगों को इल्म ना हो तो हम कल के ही लड़कों को सीखना पड़ता है। रोहान तमीज के दायरे में रहो। आगा जान के कमरे में आवाज गूंजी थी। रोहान बिना कुछ बोले खामोशी से चला गया। आगा जान लिख ले मेरी बात, आपने गलत किया है। अगर आज वो जा रही है तो कल को कोई और घर की लड़की खड़ी हो जाएगी। नवाब खान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इफ्जा कराची पढ़ने जाए। तुम परेशान ना हो, अगर अगली बार किसने जाने की जिद की और रोहान ने हमायत की तो चली तो जाएगी, लेकिन वापस नहीं आएगी। देख क्यों तू दुश्मन बनी हुई है? खुद की जाने दे, वापस चल। बेचारी सना इसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो भी कहाँ रुकने वाली थी। हाथ में रॉड लिए पार्किंग में गाड़ी ढूंढ रही थी। अबे यार तुझे हॉस्टल में ही छोड़कर आना चाहिए था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? अब देख वो कह भी रही थी और गाड़ी भी ढूंढ रही थी। मिल गई चल। इसने सना का हाथ पकड़ा और गाड़ी के सामने रुकी। देख ले कुछ हुआ ना? अबे तू मुंह बंद करो, वैसे मनहूस जुबान है। अब मुझे मेरा काम करने दे। वो आगे बढ़ी और कार के सारे शीशे तोड़ दिया। पता चलेगा तुझे किसी से पंगा लिया। इसने फखर से कहा, जैसे कितना बड़ा काम किया हो। चल अब भाग। इसने सना का हाथ पकड़ा, दौड़ लगा दी। अहमद गाड़ी रोको। वर्का ने बाहर देखते हुए कहा, सर आप अक्सर इस यूनिवर्सिटी का बाहर गाड़ी क्यों रोकवा देते हैं? अहमद को बहुत तजस्सुस था। अहमद तुम नहीं समझोगे, न जाने वो यूनिवर्सिटी के गेट की जानिब देखते हुए किसका इंतजार कर रहा था। लगता है जी कोई बहुत ही खास रिश्ता है। हम
खास, बहुत खास, इतना खास कि कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। का न जाने किस धुन में कह रहा था। अहमद के तो कुछ समझ ना आया। चलो अब इसने अहमद से मुखातिब होते हुए कहा, भाई मैं तैयार हूँ, चलिए। हफ्सा अपना सारा सामान लेकर तैयार सहन में खड़ी थी। रूहान चारपाई पर बैठा हुआ था। हम खानदान की लड़कियां बाहर जाएंगी शहर से। दादी जो पान बना रही थी और साथ ताने भी मार भी रही थी। अम्मा, रूहान ने ली है ना जिम्मेदारी। जहरा ने अपनी बेटी की हिमायत की। तुम चुप करो बहू, बेटा क्या वापस आ गया? अब तुम्हारी भी जुबान चलने लगी। दादी अम्मा ने जहरा को सख्त लहजे में कहा, दादी आप तुम जबान बंद रखो, लड़की न जाने क्या कहा है रूहान ने उनको। मेरा तो बस चले तो मार डालूं। हफ्सा कुछ बोलती, लेकिन दादी अम्मा ने इसे बुरी तरह से डांट दिया। हफ्सा चलो। रूहान नहीं चाहता था कि दादी को और कुछ बोलने का मौका मिले, इसलिए हफ्सा का हाथ थाम कर कार की तरफ चला गया। अम्मा देख लें कैसे ये अम्मा बेटे हमारे घर के कानून को रौंद रहे हैं। शाजी ने जहरा की जानिब देखते हुए कहा, हाँ देखो, अगर कुछ करे ये कराची में जिंदा ना दफना दूं मैं इसको। दादी को तो बहुत खार था हिफ्जा पे। जहरा मोर आपी चली गई क्या? 15 साल अनाबिया दौड़ते हुए सहन में जहरा के पास आई। हाँ, अब इस मनूस की ही कमी थी। दादी अम्मा ने अनाबिया को देखकर कहा, अम्मा बच्ची का कुछ ख्याल करें। तुम मुंह बंद करो जहरा, ये मनूस पहले पैदा होती माँ को खा गई और जब 1 साल की हुई तो मेरे बेटे को निगल गई। अपने दूसरे बेटे की मौत की वजह से वो इनकी बेटी को मानती थी। सही कहा अम्मा आपने, इससे तो किसी जगह दफा कर देना था, लेकिन ये भी इस हवेली में रूहान की वजह से। शाजे ने अपने तंज के तीर चलाए। मेरी जान चलो मेरे साथ। जहरा नाबिया का हाथ थाम कर इसे अपने कमरे में ले गई। वो बेड पर बैठकर रोने लगी। जहरा मोरे मैं मनहूस नहीं हूँ मेरी जान। रूहान ने क्या कहा था आपको याद है ना? जहरा ने प्यार से इसके आंसू साफ करते हुए कहा, जी याद है, उन्होंने कहा था मैं इनके प्रिंसेस हूँ। दादी से बोलती हैं। रूहान के याद आने पर वो मुस्कुराने लगी। ये मेरी बच्ची, गुड, ऐसी हंसती रहा करो। जहरा अम्मा मैं भी आप ही की तरह पढ़ने कराची जाऊंगी। क्यों नहीं, जरूर जाओगी आप, जहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। खान बाबा, मेरे प्यारे बाबा, खुदारा ला कर देना। बाबा बिया खान बाबा से मिन्नतें कर रही थी। नाना बिया बीबी बिल्कुल नहीं, बड़े साहब ने सख्ती से मना किया है आपको बाहर से कोई भी इस तरह की चीज़ ला कर देने। खान बाबा, बिया पैसे लिए इनके पीछे पीछे घूम रही थी। बानो आप बोले ना, वो किचन में काम करती। बानो से कह रही थी, बीबी पिछली बार जब आप बाहर का खाना खाकर बीमार पड़ी थी तो बड़े सारे मुझे और खान बाबा को बहुत डांटा था। यार आप दोनों मेरे गोल गप्पों के दुश्मन हैं। जब दोनों ने सफ़ेद झंडा दिखाया तो बिया सोफे पर मुंह बनाकर बैठ गई। मियाँ बीबी, मैं और खान बाबा यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए हैं और दुश्मन हम नहीं, आपके प्रिंस हैं। इनका तो छोड़ दें, बस वहाँ से बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं। बानो याद रखना ये अल्फाज बताना बड़े साहब को, खान बाबा ने बिया को छेड़ते हुए कहा। खान बाबा, मियाँ ने गुस्से से कहा और तब कर अपने रूम में चली गई। पता नहीं इनके प्रिंस कैसे संभालते हैं इनको। खान बाबा ने बानो से कहा, खान बाबा इस दुनिया में एक वही है जो इनके नखरे बर्दाश्त करते हैं। आज पहला दिन है, पता नहीं क्या होगा। हफ्जा यूनिवर्सिटी में थी, तुम फिक्र नहीं करो, अच्छा ही होगा। हफ्जा की रूममेट ने इसके साथ ही थी। हाँ चलो क्लास लेते हैं। दोनों अपनी क्लास की जानिब चली गई। दोनों क्लास लेकर जैसे बाहर आए तो क्लास के दूसरे स्टूडेंट को भी सीनियर्स ने रोका हुआ था। ये रोका हुआ क्यों है? हिफ्जा ने अंशरा से पूछा। मेरे ख्याल से सीनियर्स न्यू स्टूडेंट से तफरी कर रहे हैं। छोड़ो, करने दो, हम चलते हैं। हिफ्जा ने अंशरा का हाथ थामा और आगे बढ़ने लगी। ओ मिस चादर वाली। तभी हिफ्जा को अपने पीछे खड़े सीनियर्स में किसी की आवाज़ आई। हफ्जा ने पलट कर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था, लंबा चौड़ा खूबसूरत सा। जी क्या मसला है? हफ्जा ने सख्त लहजे में कहा। रहे आराम से गुस्सा ना करें, मसला कोई नहीं है, हम तो बस आपका खूबसूरत सा नाम जानने की आरज़ू रखते हैं। इसने हफ्जा के करीब आकर कहा। मिस्टर दूर रहकर बात करें। हफ्जा ने 4 कदम पीछे होते कहा, और मैं नहीं चाहती अपना नाम बताना। हफ्जा कहकर चलेगी। वो इसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं होगी। क्या हो गया हीरो? इसके साथ मौजूद दोस्त ने कहा। ये अंदाज, लहजा, उफ, ये पठानी दिल ले गई। और इतनी जल्दी बेटा, पहली नजर का प्यार। वो आंख मार कर चला गया। वर्का की आंख देर से खुली। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर थाने के लिए निकला। अहमद ज़रा जल्दी चलाओ। वो अपने साथ ड्राइविंग सीट पर बैठे कांस्टेबल से कहने लगा। जी सर। इसने गुस्से भरी नज़रों को देखकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही लम्हा गुजरा था कि अचानक किसी ने गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। कौन बदतमीज है? वो गाड़ी रुकवा कर गुस्से में उतरा।
जो भी है आज तो गया, वैसे ही सर को देर हो रही थी। अहमद ने दिल ही दिल में खैर मनाई। वो जैसे ही पीछे आया तो देखा बाइक गिरी हुई थी और बाइक चलाने वाला शख्स खड़ा अपने कपड़े बाइक गिरी हुई थी और बाइक चलाने वाला शख्स खड़ा अपने कपड़े झाड़ रहा था। वो शायद गुस्से में आगे बढ़ा और लड़के का कॉलर पकड़ लिया। इस लड़के ने सर पर हेलमेट पहना हुआ था। एक पुलिस की गाड़ी को तूने ठोका? हाँ, बाइक नहीं चलानी आती तो क्यों निकलते हो लेकर? मेरे एरिया में मेरी गाड़ी ठोकी, अब चल तू थाने। वो गुस्से में इस पर बरस रहा था। ये हेलमेट उतर, इसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। इसने नफी में सर हिलाया। बेटा उतार दे वरना तू जानता नहीं है सर को। अगर सर ने उतारा तो सर भी हेलमेट के साथ बाहर आएगा। अहमद ने बीच में बोलना नहीं समझा, लेकिन इसने आंखें दिखाने पर खामोशी हो गया। तू ऐसे नहीं मानेगा। तो वो आगे बढ़ा और उसका हेलमेट पकड़ा और उतारने लगा, लेकिन लड़के ने हेलमेट को पकड़ लिया। लेकिन इसकी ताकत ज्यादा होने की वजह से हेलमेट उतर गया। ए अल्लाह सर, ये तो लड़की निकली। अहमद की आंखें खुली रह गई। इसने जैसे हेलमेट उतारा तो उसके लंबे बाल खुले। वो इसे देखकर वही साकिन हो गया। लड़की, ये क्या है? तुम चुप करो सर, देखिए गलती होगी, प्लीज माफ कर दे। उसके आगे घुटनों पर बैठ गया। अहमद, इसकी बाइक और इसको दोनों को डालो गाड़ी में। जी सर। अहमद जैसे इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, इसने दौड़ लगा दी। अहमद इसके पीछे भागता, लेकिन इसने मना कर दिया। लेकिन वो पैदल है, हम गाड़ी में हम पकड़ लेंगे इसे। अहमद, ये बाइक लेने वो आएगी, डालो इसे गाड़ी में और थाने ले चलो। वो अहमद को हुक्म देकर आगे जाकर सीट पर बैठ गया। बानो बानो, खान बाबा की आवाज आने पर बानो भागती हुई आई। अरे क्या हो गया खान बाबा? बानो ने हामते हुए कहा। मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? आप चलाते हैं, आपको पता होगा। अरे नहीं, थोड़ी देर पहले थी। खान बाबा को परेशानी लाक हो गई। बिया कहाँ है? अचानक खान बाबा को याद आया, वो वॉक का कहकर गई थी थोड़ी देर पहले। अरे बानो बानो, बिया बीबी का ही काम है। खान बाबा तो माथा पकड़ कर बैठ गए, लेकिन वो क्यों लेकर जाएंगी? अरे बदअक्ल लड़की, तुम्हें इनके शौक नहीं पता। बस दुआ करो खैरियत से वापस आ जाए इंशाल्लाह। लेकिन क्या मैं बड़े साहब को बता दूं? गलती भी नहीं करना, वो इतनी दूर आ जाएंगे। अफजा चल, या तू जा, मुझे जरा काम है, मैं आती हूँ। दोनों क्लास लेकर निकली तो अंशा काम का कहकर चली गई। अफजा कैंटीन की तरफ जा रही थी। मिस हो, चादर वाली मिस। तभी से अपने पीछे से आवाज आई। मुड़ कर देखा तो वो पहले वाले दिन वाला लड़का इसकी तरफ आ रहा था। जी बोले, अफजा ने सख्त लहजे में कहा। अरे हर वक्त इतने गुस्से में रहती हैं। अब अफजा के सख्त लहजे में का इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। आपको क्या काम है ये बताएं? अरे मुझे कोई काम नहीं है आपसे, बस ऐसे ही आपसे बात करनी है। दिखाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और आज के बाद मेरा रास्ता मत रोकिएगा। अफजा जाने लगी तो वो आकर अफजा के आगे खड़ा हो गया। दिखाए, मैं कोई ठरकी लड़का नहीं हूँ। मुझे देखिए, मैं कोई ठरकी लड़का नहीं है। मुझे बस आपसे बात करनी है, दोस्ती करनी है। उफ, आपको समझ नहीं आती, मुझे से आप कोई बात नहीं करनी है आपको और दोस्ती भी नहीं करनी है। मैं यहाँ से पढ़ने आई हूँ, ये सब करने नहीं। अफजा गुस्से में कहकर आगे बढ़ गई। अबे यार, नाराज हो गई ये तो क्या करूँ? वो बेचारा परेशान हो गया। तभी कुछ याद आया और लाइब्रेरी की जानिब दौड़ लगाती। वो लाइब्रेरी में किसी को तलाश करता था, देख रहा था। तभी जिसको ढूंढ रहा था सामने बैठी नजर आई। अनाबिया स्कूल का काम कर रही थी। तभी जहरा रूम में आई। अनाबिया, ये एक गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। सच्ची? क्या गिफ्ट है? अनाबिया खुश हुई देखने के लिए। आंखें बंद करनी होगी, कर लिया बंद। अनाबिया ने जल्दी से अपने दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। ज़ारा ने दरवाजे के बाहर खड़े शख्स को अंदर आने को कहा। ज़ारा, मोरी आंखें खोलो। जी खोलो। नाबिया ने आंखों से हाथ हटाता। सामने मौजूद इंसान को देख इसकी आंखें खुली रह गई। वो भागते उसके गले लग गई। हाय, आप आगे, मैं कब से इंतजार कर रही थी। आप ही छोड़ने गए थे तो एक हफ्ते बाद क्यों आए? वो इसके आते ही शुरू हो गई थी। अरे सांस लेने दो, अगर इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊँ। उसने बेड की तरफ देखते हुए कहा। अरे हाँ बैठे। वो खुद भी इसके साथ बैठ गई। तुम लोग बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ज़हरा रूहान के लिए खाना लेने चली गई। आप बताएं, आप क्यों लगा दी इतनी देर वापस आने में? मुझे कुछ काम था और वो भी करना था, तब भी टाइम लग गया। अच्छा ये बताएं, मेरे लिए कराची से क्या लेकर आए? इसे मालूम था वो कुछ ना कुछ लाया होगा, क्योंकि जब भी वो सवाल से बाहर जाता इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता। मैं तो नहीं लेकर आया कुछ। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए हो? नाबे ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, तुम्हें पता है मैं कहीं जाऊँ तुम्हारे लिए कुछ ना लाऊं, ऐसा हो सकता है? अच्छा तो दे, क्या लेकर आया? नाबे ने खुशी से हाथ आगे बढ़ाया। ये लो। रूहान ने एक बॉक्स इसके हाथ पर रखा। नाबे ने से खोला, जिसमें बहुत सारा प्यारा सा कैलकुलेट था। ये बहुत प्यारा। नाबे ने खुशी से रूहान की जानिब देखा। जी बताए, इसलिए तो लेकर आए तुम्हारे लिए। इसे अपने पास
सॉरी प्यारा सा लॉकेट था, ये बहुत प्यारा है। नाबे ने खुशी से रूहान की जानिब देखा। जी पता है, इसलिए तो लेकर आए तुम्हारे लिए, आप इसे अपने गले में पहनो और कभी उतारना नहीं। क्यों? नाबे ने मासूमी से पूछा। वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ जब तुम इसे देखो मैं याद आऊँ। आप बहुत बहुत अच्छे हैं। नाबिया इसके सीने से लगी है। नाबिया जहरा तभी रूहान का खाना लेकर अंदर आई। जी बेटा, मैं रूहान के चाय के लिए दूर रखा है, चूल्हे पर जाकर देखो। अच्छा मोरे, वो कहकर चलेगी। रूहान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जरा ने खाने की ट्रे रूहान की तरफ करते हुए कहा। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। खान बाबा कह रहे थे कि अब तक नहीं आई। खान बाबा कहाँ रह गए? अब तक नहीं आई। बानो बार बाहर देख रही थी, लेकिन बिया का कुछ अता पता नहीं था। पता नहीं कहाँ है। अल्लाह खैरियत से वापस आ जाए। खान बाबा भी फिक्रमंद थे। तभी थोड़ी देर बाद बिया अंदर आती दिखाई दी। खान बाबा, बिया बीबी बिया बीबी कहाँ चली गई थी आप? खान बाबा तेजी इसके पास गए और पूछा, आपका मुंह क्यों लटका हुआ? मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? वो खान बाबा, वो बिया देख रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कैसे बोले। बताएं क्या? खान बाबा, आपकी मोटरसाइकिल थाने में है। बिया ने ही सांस में कह दिया। क्या थाने में? लेकिन क्यों? वो मैंने एरिया के पुलिस वाले की गाड़ी ठोक दी थी और वो साथ मुझे भी लेकर जा रहे थे। मैं बाइक छोड़कर भाग गई और बाइक ले गए। मेरे अल्लाह, हाय ये क्या कर दिया? खान सर पकड़ कर बैठ गए। आप तो ऐसे परेशान हो रहे जैसे बाइक नहीं फरारी थी। खान बाबा, आप क्या करेंगे? बानो ने कहा, अब थाने जाएंगे और क्या? मैं भी चलती हूँ। बिया भी जाने को तैयार थी। नहीं आप नहीं। अगर बड़े साहब को पता चला कि आप थाने गई हैं तो मेरी खैर नहीं। अरे वो आपको पहचानते थोड़ी हैं, उन्होंने मुझे देखा है इसलिए लेकर चले मुझे। सही कह रही हैं बिया बीबी। खान बाबा, वो आपको नहीं देंगे बाइक। बानो ने भी हमायत की। अच्छा चले फिर। कौन सा पुलिस वाला था? खान बाबा थाने में थे, बिया भी इनके साथ थी, लेकिन वो इनके पीछे छुपकर खड़ी थी। खान बाबा ने थाने में इधर काम करते पुलिस वालों को देखते हुए बिया से पूछा, वो वहाँ चेयर पर बैठा फाइल पढ़ा है? बिया ने फाइल में मसरूफ वर्का को देखते हुए कहा। बिया बीबी, ये तो देखने में इतना हट्टा कट्टा लग रहा है, मैं क्या बोलूँगा? नहीं मैं नहीं कर सकता बात, जा रहा हूँ। खान वापस डर कर पड़ने लगा। क्या कर रहे हैं? बाइक नहीं लेनी। बिया ने वापस इनको पकड़कर आगे धकेला। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो आप जिम्मेदार होंगी। अरे आप क्यों मुझे डरा रहे हैं? चले ना। बिया ने रोने वाले मुंह बनाकर कहा। दोनों वर्का के करीब आए। बिया बीबी खान बाबा के पीछे छुपी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। खान बाबा ने वर्का को सलाम किया जो फाइल में मसरूफ था। खान बाबा की आवाज़ पर इनकी तरफ मुखातिब हुआ। वालेकुम सलाम। जी बोले, सर वो सुबह आपने बाइक? खान बाबा से आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जी बाइक। वर्का ने इनकी तरफ देखते हुए कहा। वो सर वो, अरे हटे, आपसे कुछ होता है? बिया बिल्कुल अचानक पीछे से निकली। वर्का से देखते ही पहचान गया। देखे सर, मुझसे गलती होगी, बाइक खान बाबा की थी, मैं शौक में लेकर निकल गई, प्लीज वापस दे दें बाइक। बिया ने मासूमियत से कहा। देखिए आप चाचा, आपको ख्याल होना चाहिए, अगर मेरी गाड़ी की बजाय ये किसी और की गाड़ी ठोक देती तो क्या होता, आपको अंदाजा है? जी सर मैं जानता हूँ, अब मैं क्या करूँ, इनका सुनती नहीं है। तौबा तौबा। खान बाबा आप यहाँ भी शुरू हो गए। बिया ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। देखिए बीबी, ये पुलिस स्टेशन है। ये वर्का ने थोड़ी सख्ती से कहा। क्या हो गया वर्का साहब? बिया कुछ कहती से पहले बिया को अपने पीछे से आवाज आई। कुछ नहीं हुआ मलिक साहब, आप जा सकते हैं। वर्का ने खुश्क लहजे में कहा। आप बताएं क्या हुआ मिस? वो बिया के करीब आकर जीव अंदाजे पूछने लगा। वो बिया की और करीब आते से पहले वर्का ने बिया का हाथ पकड़कर पीछे किया और खुद इसकी जगह पर खड़ा हो गया। मलिक, तुझे बहुत दफा कहा है, फिर कह रहा हूँ, मेरे मामले में मत टांग अड़ाया कर। वर्का ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। अहमद। वर्का ने अहमद को आवाज दी। अहमद भागते हुए आया। अहमद, इनकी बाइक दो और जब तक ये चले ना जाए इनको देखना। वो देख मलिक की तरफ रहा था लेकिन बोल अहमद से रहा था। जी सर मैडम चले। बिया जाते भी मुड़कर वर्का को देख रही थी। जी बोले, क्या बात है? रूहान ने नवाला मुंह में डालते हुए जहरा से पूछा। बेटा यहाँ घर के लोगों से तुम वाकिफ हो? जहरा कुछ घबराई हुई थी। अम्मा बोले, क्या बात है बेटा? मुझे पता है अनाबे बच्ची है, तुमसे बहुत अटैच है, लेकिन बेटा अब वो बड़ी हो रही है। बेटा तुम, जहरा कुछ कहना चाह रही थी लेकिन अल्फाज नहीं मेरे थे। मोरे मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। रूहान जहरा की बात समझ गया था। बेटा तुम समझते हो, देखो ना दादी आगा जान और सब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मोरे आपको लगता है मुझे इनकी बातों की परवाह है? आपको पता है ना, नाबिया ने जब से इस दुनिया में आंखें खोली हैं इसे आप में और हिफ्जा के अलावा कोई मोहब्बत के लिए नहीं मिला। लेकिन बेटा मोरे, मैं जानता हूँ, मैं इसे खुद मना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे बड़ी होगी वो खुद समझ जाएगी। रूहान ने जहरा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक और बात बोले। बेटा वो नाबे बता रही थी इसे जमील अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब मोरे? बेटा वो कह रही थी कि उसे अजीब नजरों से देखता है, माना वो छोटी है लेकिन औरत है और औरत अपने ऊपर पड़ने वाली हर नजर पहचान लेती है कौन किस नजर से देख रहा है। ठीक कहा आपने, इसे
जमील को तो मैं देख लूंगा। मैं चाय ले आई तभी नाविया हाथ में ट्रे लेकर अंदर आई। अरे ज़बरदस्त, मैंने तुम्हारे हाथ की चाय को बहुत मिस किया। रूहान ने कप लेते हुए कहा। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अंशरा किताब खोले पढ़ने में मसरूफ थी, तभी से आवाज़ आई। इसने नज़र उठाकर देखा तो वो पहले दिन वाला लड़का खड़ा था। जी बैठ जाए अंशरा, फिर पढ़ाई में मसरूफ होगी। सुने अंशरा, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मुझसे? जी आपसे? इसने कहा। जी बोले। अंशरा इसके जानिब मुखातिब हुई। वो आपकी दोस्त जो है, वो जो चादर में होती है, इसे नाम नहीं मालूम था, तभी जो लिया बता रहा था। जी वो मेरी दोस्त हिफ्जा है। जी वही। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मगर क्यों? देखिए मुझे गलत मत समझे, मैं घुमा कर बात करने का आदी नहीं हूँ। मुझे आपकी दोस्त मतलब हिफ्जा पसंद है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वो सबसे बिल्कुल अलग रहती है। मैंने अब तक आपके अलावा इसे किसी के साथ नहीं देखा। देखिए मिस्टर, आप पसंद करते हैं इसे, ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन इसके लिए नहीं। आपको पता भी है वो किस फैमिली से है? देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस फैमिली से है, मुझे बस वो पसंद है। आपने ये बात मुझे बता दी, लेकिन इसे मत बताइएगा। वो सवाल से सिर्फ यहाँ पढ़ने आई है, वो भी घर वालों के खिलाफ, अपने भाई की वजह से। आप इसका पीछा छोड़ दें, आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे बहुत कुछ हो जाएगा। अंशा सासा कहकर उठ कर चलेगी। ऐसी भी क्या बात है कि ये भी इससे खौफजदा है? इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हिफ्जा बैठी रूम में पढ़ रही थी, लेकिन अंशा किसी सोच में गुम थी। क्या हो गया मैडम? हिफ्जा की नज़र किताब पर थी, लेकिन वो बात अंशा से कर रही थी। हिफ्जा यार एक बात मुझे परेशान करी, समझ नहीं आ रहा बताऊं या नहीं। अंशा को इस तरह परेशान देखकर हिफ्जा किताब बंद करके मुकब्बल इसके जाने मुखातिब हुई। क्या बात है बताओ। हिफ्जा यार वो पहले दिन वाला लड़का याद है? अंशा ने इसे याद दिलाते हुए कहा। हाँ हाँ याद है, क्या हुआ? हिफ्जा को कुछ गड़बड़ लगी। यार वो आज मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि वो पसंद करता है तुम्हें। क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, इसलिए आगे पीछे घूमता है। तुम बस दूर रहने से तुम्हें पता है ना अपनी फैमिली का। अंशा ने इसे खबरदार किया। क्या हुआ? मेरी बाई कि जैसे ही खान बाबा और बिया घर है तो बानो ने पूछा। अरे सांस तो लेने दो बानो पहले। खान बाबा ने सोफे बैठते हुए कहा। अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ। बानो ने दोनों को पानी दिया। बताएं। अरे बानो मिल गई। खान बाबा की बाइक आराम से दे दी उन्होंने। आप ऐसे ही डरते हैं बिया बीबी? वो दूसरा ऑफिसर बीच में आ गया था, वरना तो इतने आराम से नहीं देता वो पुलिस ऑफिसर। अच्छा बिया बीबी, वो बड़े साहब का बार बार फोन आ रहा है क्या? बानो आप मुझे अब बता रही हैं मालिक आपने फोन उठाया था? बिया फोन का सुनकर परेशान हो गई थी। नहीं मैंने नहीं उठाया, आपको पता है मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अगर मैं उठा लेती तो सच बोल लेती। अल्लाह बानो क्या किया तुमने? खान बाबा को भी गुस्सा आ रहा था। खान बाबा को भी बानो पर गुस्सा आ रहा था, जबकि बिया भागती रूम में गई। फोन उठाया, जल्दी से नंबर मिलाया। पहली बार में ही कॉल उठा ली गई थी। कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ था मैं। दूसरी जानिब से सख्त लहजे में कहा गया। अरे वो मैं खान बाबा के साथ खाना का सामान लेने चली गई थी और फोन घर पर भूल गई थी। बिया ने मासूमियत से कहा। बिया तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो जाता हूँ, तुम यार क्यों तंग करती हो? सॉरी ना, मैंने जानकर नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन आप वो ख्याल रखना। ठीक है जी ठीक है। और बताओ। फिर बिया घंटों फोन पे इधर उधर की बातें करने लगी। हिफ्जा अंशा के साथ कैंटीन में लंच कर रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तभी किसी के कहने पर हिफ्जा ने आंख उठाकर देखा तो वही लड़का था। यहाँ और भी जगह है, वहाँ बैठ जाए। हिफ्जा ने बिना इसे देखे जवाब दिया। नहीं मुझे पता वो, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी, हिफ्जा कहकर उठी। लेकिन मुझे करनी है, प्लीज सुन ले। वो हिफ्जा के सामने आकर खड़ा हो गया। आपका मसला क्या है? क्यों मेरा तमाशा बना रहे हैं? आपका मसला क्या है? क्यों मेरा तमाशा बनाना चाहते हैं? हिफ्जा ने गुस्से से बोला। हिफ्जा यहाँ सब हैं और देख भी रहे हैं तो सुन ले इसकी। आशा ने इर्द गिर्द बैठे स्टूडेंट को देखते हुए कहा। अच्छा बोले क्या बात है? मैं आपको पसंद करता हूँ। देखिए मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, मैं वाकई संजीदा हूँ। ठीक अच्छी बात है, करते रहे पसंद, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, ये सब नहीं करने। आपने जो कहना था मैंने सुन लिया, मुझे तंग मत करना। हिफ्जा गुस्से से कहकर चलेगी। हिफ्जा के अल्फाज का इसे बुरा लगा था, लेकिन वो भी अपने जज्बों में सच्चा और अटल था। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझसे आपको प्यार होगा हिफ्जा यार। लेकिन वो मुझे झूठा तो नहीं लगा। साथ चलती अंशा ने कहा। पता है मुझे, मेरे घर वाले और हमारे वहाँ के कायदे कानून मुझे इजाज़त नहीं देते। मेरे साथ वही होगा वो जो वो चाहेंगे। मैं सिर्फ भाई की वजह से यहाँ हूँ, मुझे पता है हिफ्जा, फिक्र नहीं करो। अंशा ने इसे हौसला दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हिफ्जा? रूहान बैठा वीडियो कॉल पर हिफ्जा से बात कर रहा था। बिल्कुल ठीक हूँ भैया, मैं आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है भाई, आप बताएं।
मोरे कहाँ है, मोरे बाजार तक गई है। रोहान आगे कुछ बोलता है, नाबिया ने रूम में एंट्री दी और रोहान के हाथ से मोबाइल लेकर खुद बात करने लगी। आप मुझसे मिले बिना चली गई। नाबिया ने खफा होते कहा, अरे मेरी जान, ये तुम्हारे रोहान है ना, इनको जल्दी थी बहुत। और मुझे बोला उन्होंने कि आपको जल्दी थी। नाबिया ने गुस्से से रोहान की तरफ देखा जो कान पकड़कर मुंह बनाकर सॉरी कह रहा था। नाबिया ने थोड़ी देर हिफ्जा से बात करके फोन कट कर दिया। अब रोहान की क्लास लेने वाली थी वो। आपने झूठ क्यों बोला मुझसे? अरे वो ना, मैं छोड़ो, ये बताओ कुछ खाओगे? रूहान बात घुमाने लगा। बातें मत बनाए, सच बताएं। ऐसे ही तुम्हें तंग करने के लिए कहा था। रूहान ने तकिया नाबिया की तरफ फेंका और रूम से बाहर दौड़ लगाती। रूहान आगे था, नाबिया इसके पीछे। रुके, आज नहीं छोड़ूंगी, पहले पकड़ तो लो। नाबिया भाग गई थी, तभी वो हाथ थाल लिए सामने से आती ताई से टकरा गई। सॉरी ताई, मैंने देखा नहीं। नाबिया खड़े होकर इनसे मजा करने लगी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सुने नाबिया को थप्पड़ मार दिया। मनूस हो तुम, सिर्फ नुकसान ही करवाती हो। अब वो इस पर चीख रही थी। इनकी आवाज सुनकर सब के घर वाले आ गए। ताई क्या कर रही हैं आप? रूहान आगे आया और नाबिया का हाथ थाम कर खुद से लगाया। वो रूहान से लगकर रोने लगी। देखिए आप आगा जान, कोई शर्म नहीं है, इससे कैसे चिपकी हुई है। जमील को बर्दाश्त नहीं हुआ। आगा जान आगे बढ़े और नाबिया को रूहान से अलग करके धिक्का दी, जिस वजह से वो जमीन पर गिरी। आगा जान क्या हो गया? रूहान ने जल्दी से नाबिया को उठाया। मैंने तो कहा था इस मनूस को मार दे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। दादी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बस कर दें आप लोग, बस कर दे। रूहान गुस्से से चीखा। रूहान तुम इसके लिए हमसे लड़ रहे हो? हाँ लड़ा हूँ मैं ताई, और क्यों ना लड़ो। आप लोगों को ये यतीम का ख्याल नहीं है, जरा खौफे खुदा नहीं है? बस रूहान हमें मत दो ये फलसफा, दफा करो इसे मेरी नजर से। आगा जान कड़कदार आवाज में हवेली में गूंजी। नाबिया उठी और दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ भागी। रूहान भी इसके पीछे गया, लेकिन वो इस तक पहुंचता नाबिया ने खुद को बंद कर लिया। नाबिया खोलो प्लीज। नाबिया मेरी बात सुनो। रूहान काफी देर तक दस्तक देता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देख लिया आगा जान कैसे अपनी मासूमियत से रूहान जैसे लायक लड़के को अपने काबू में कर लिया है। ताई जान अपनी जुबान से जहर उगल रही थी। ठीक कह रही हो बहू, ये जहरा और रूहान की वजह से अब तक यहाँ है। जैसे इसकी माँ ने मेरे बेटे पे डोरे डाले थे, वैसे ही ये भी रूहान पे डोरे डाल रही है। दादी ने भी हमायत की। सब जानता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं, बस सही वक्त का इंतजार है मुझे। और रूहान को भी इसकी बदतमीजी का साथ देना होगा। आगा जान ने कुछ सोचते हुए कहा। बायोलॉजी बिया यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तभी इसके सामने एक कार रुकी। कार से एक लड़का बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम। इसने बिया को सलाम किया। वालेकुम सलाम। कौन है आप? बिया को समझ नहीं आया कुछ। अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे इस दिन पुलिस स्टेशन में। बिया ने जहन पर जोर डाला तो उसे याद है। जी याद आया। सही, मेरा नाम मलिक है। आपको यहाँ खड़े देखा तो सोचा पूछ लूँ, आपको मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मेरे ड्राइवर आते होंगे। बिया को इसकी नजरें अच्छी नहीं लग रही थी। अरे चले ना। अब वो बिया का हाथ पकड़े इसे फोर्स कर रहा था वो, और कुछ करते से पहले एक थप्पड़ इसके मुंह पर किसी ने मारा। बिया पीछे मुड़कर देखा तो देखती रहेगी। मलिक दफा हो जा। वर्का ने गुस्से से कहा। मैं क्यों जाऊं, और तू यहाँ क्या कर रहा है? मलिक वर्का को देखकर तब के मेरा छोड़ और अपनी नीयत सही कर ले, आखिरी बार कह रहा हूँ, वर्का ने कहा और बिया का हाथ थाम कर आगे बढ़ा। अपनी कार के पास आकर रोका। अगर कभी भी ये बज्जा सामने आए तो थप्पड़ जड़ देना, ये इंसान के रूप में शैतान है। वर्का ने बिया को उंगली दिखाते हुए खबरदार किया। वर्का जैसे रोबदार इंसान के आगे बिया से कुछ बोला ही नहीं गया था। तभी खान बाबा ने दोनों के पास ही कार रोकी। कार को रुकता देखकर वर्का ने गेट खोला, बिया को अंदर बैठाया और खुद कार की विंडो से खान बाबा को कहा, बाबा जी वक्त पे लेने आया करें इसे। वर्का कहकर अपने कार में बैठा और चला गया। बिया बीबी क्या हुआ? बिया को इस तरह खामोश देखकर खान बाबा ने पूछा। कुछ नहीं, ठीक कह रहा था, वो जल्दी लेने आया करे, बिया ने कहा और मुंह घूम कर बैठ गई। हिफ्जा बैठी अपना काम कर रही थी, तभी इसके मोबाइल पर मैसेज ऐसे देखा तो कोई अजनबी नंबर और मैसेज में लिखा था, अपनी खिड़की पे आया। अजीब है, कौन है? इसने मैसेज पढ़कर मोबाइल रखा, दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि इसके नंबर से कॉल आने लगी। हिफ्जा ने कॉल उठाई। जी कौन? देखें प्लीज से एक बार आ जाए। खिड़की पे दूसरी जानिब से आने वाली आवाज को वो पहचान गई थी। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? हिफ्जा गुस्से में आ गई। देखें प्लीज वो सब छोड़ें, आप आ जाएं। इसने वही बात दोहराई। मैं नहीं आ रही। हिफ्जा ने गुस्सा
हिफ्जा ने गुस्से से कहकर कॉल काट दी और मोबाइल बंद करके रख दिया। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो? अंशरा जो नहा कर निकली थी हिफ्जा को देखकर कहा, यार वही लड़का कब से मैसेज और फोन करके तंग कर रहा है, क्या कह रहा है? बोल रहा है कि खिड़की पे आ जाओ। हिफ्जा ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, यार क्या पता नीचे हो। अंशरा ने कहा और खिड़की जानिब गई। हिफ्जा वो दीवाना तेरे लिए फूल लेकर नीचे बेंच पर बैठा हुआ है। अंशरा ने हैरत से कहा, बैठे रहने दो, तुम भी सो जाओ। हिफ्जा ने करवट लेते हुए कहा, क्यों इतना पागल हुआ है ये? हिफ्जा के दिल में बार बार सवाल उठ रहा था। हिफ्जा काफी देर तक करवटें बदलती रही, बार बार इसी का ख्याल आ रहा था। इसने उठकर अंशा को देखा और वो सो रही थी। वो खामोशी से उठी और खिड़की की जानिब गई तो देखा वो दीवाना बेंच पर सर टकाकर बैठा था। हिफ्जा को खिड़की पर देखकर वो खड़ा हो गया। हिफ्जा ने इसके हाथ में देखा तो फूल था और इसकी आंखें सूजी हुई थी जैसे रो रहा हो। हिफ्जा के दिल को कुछ हुआ, लेकिन जहन में आगा जागा ख्याल आते ही वहां से हटी और बिस्तर पर आकर लेट गई। सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन जहन बार बार इसकी जानिब जा रहा था। हिफ्जा अंशा यूनिवर्सिटी जाने के लिए नीचे आई तो बेंच पर फूल रखे हुए थे। हिफ्जा ने फूलों को देखा, फिर जाकर उठाया और ऊपर आकर अपने रूम में रख दिए। खैरियत तो है? अंशा को इसकी इस हरकत पे हैरत हुई। अब किसी के जज्बों को इतना ठेस पहुंचाना अच्छा नहीं है, हिफ्जा ने कहा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। हिफ्जा अंशा के जाने के बाद वो जहां छुपा था बाहर निकला। शुक्र है कुछ असर हुआ मेरी मेहनत का। अम्मा यार दिन से अंदर से बाहर ही नहीं आ रही। रोहान बेचारा दिन से नाबिया के लिए परेशान था। वो जहरा के कमरे में तो ठहरा था, कुछ खाया भी नहीं है इसने। अरे तुम तो बैठ जाओ, कब से घूमे जा रहे हो? जहरा ने रोहान को बेड पर बैठाया। परेशान मत हो, जैसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, जाओ इसे बाहर लेकर जाओ रूम से, अब आ जाएगी वो। रोहान उठकर नाबिया के रूम की तरफ गया। नाबिया कितने चक्कर लगा चुका हूँ, बाहर आ जाओ मेरी प्रिंसेस, भूख नहीं लगी है? मैं तो बाहर जा रहा हूँ डिनर पे। रोहान दरवाजे पर दस्तक देते हुए ऊंची आवाज में कहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजा खुला और नाबिया बाहर आई मुकम्मल तैयारी के साथ। अरे वाह, इतना तैयार क्यों हो? रोहान ने ब्लैक ड्रेस में सामने खड़ी मासूम सी नाबिया को से पूछा। आप अकेले नहीं जाएंगे? मैं भी जाऊंगी। नाबिया रोहान का हाथ थाम कर कहा, हाँ हाँ चलो। फिर रोहान ने भी इसका हाथ थामा और चल दिया। डिनर की वजह से नाबिया का मूड अच्छा हो गया था। फिर रोहान इसे शॉपिंग पर ले गया। नाबिया खुशी हुई चीजें खरीद रही थी। नाबिया चूड़ियों की दुकान पर रुकी, इसने चूड़ियां पसंद की नाप के लिए। दुकान वाले ने नाबिया के हाथ में चूड़ियां डालना चाहिए। भाई मैं खुद पहना दूंगा, आप मुझे दे दो। रोहान ने खुद ही इसके दोनों हाथों में काली चूड़ियां पहना दी। आपने इसे मना क्यों किया? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं तुम्हें कोई टच करे। रोहान ने साथ चलते हुए जवाब दिया। मतलब क्यों? नाबिया को समझ नहीं आई। अपने छोटे से जहन में इतना जोर मत डालो, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाओगी। रोहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बिस्तर पर बैठा काम कर रहा था। काम से फारिग होकर सोने के लिए लेटा, लेकिन नींद आंखों से बहुत दूर थी, इसलिए साइड टेबल के दरवाजे से एक तस्वीर निकाली। कितना दूर चलेगी ना तुम, मेरे जहन, मेरे ख्याल, मेरे काम, मेरे इस दिल में तो हो, बस मेरे पास नहीं हो। मुझे इस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं तुम्हारे पास होऊंगा। नहीं होके भी मुझे दिखाई देती, जाने के बाद भी तंग करती हो। बोल, इसके लब हिल रहे थे। रो इसकी आंखें और दिल रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खोला और इसके भाई अंदर आए। भाई को ना देख कर इसने जल्दी से तस्वीर छुपा ली और आंसू साफ करके उठ के बैठ गया। भाई आप आ जाए। बैठे। वो आकर इसके साथ बेड पर बैठ के, खैरियत है? ये तो मुझे पूछना चाहिए, आंखें लाल है तो फिर रो रहा था ना, क्यों तू खुद को तकलीफ देता है? इसके भाई सब जानते थे भाई जब जिसका जिस्म का एक हिस्सा कट के अलग हो जाए तो इस कटे हुए हिस्से पर तकलीफ होती है। यही हाल मेरे दिल का है, मुझे पता है। लेकिन आगे बढ़, अम्मी ने कितनी बार कहा है कि रिश्ते का, लेकिन तू मानता ही नहीं। किसी दूसरी लड़की को सोच तो सही भाई, इसे सोचने से फुर्सत नहीं मिलती तो कैसे मैं किसी और लड़की को सोचूं? आप जानते हैं मेरी पहली मोहब्बत नहीं इश्क थी वो, और मैं खुद को किसी और के साथ सोचकर इससे बेवफाई नहीं कर सकता। वो हमेशा कहती थी छोड़ तो नहीं दोगे, बेवफाई तो नहीं करोगे। जब मैंने इसके रहते हुए इससे बेवफाई नहीं की तो इसके जाने के बाद कैसे करूं? वो कह भी रहा था और साथ आंखों से अश्क भी बह रहे थे। भाई को रोते देख कर उन्होंने इसे गले से लगा लिया। काश के मेरे पास तेरे दर्द की दुआ होती। हिफ्जा घास पर बैठी अपना काम कर रही थी। किसी ने इसे पुकारा। हिफ्जा ने नजर उठाकर देखा तो वही लड़का था। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जी, क्या कोई काम है? हिफ्जा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। नहीं, वो आपका शुक्रिया कहना था, किस लिए मेरे फूलों को कबूल किया इसलिए। जी, वो आपको कैसे पता? हिफ्जा ने घबराते हुए पूछा। मैं गया नहीं था, वो ही था। अच्छा, हिफ्जा ने हल्की आवाज में कहा। वैसे आपका नाम क्या है? आपको मेरा नाम नहीं पता? हिफ्जा ने सवाल पे इसे हैरत हुई। जी नहीं पता मुझे, मतलब कब से आपके पीछे पड़ा हूँ, आपको मेरा नाम ही नहीं पता? अरे सच नहीं पता? अच्छा, मेरा नाम वर्का है, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, अब पेपर होंगे, इसके बाद खैर बात कहना होगा इस यूनिवर्सिटी को देखते हुए कहा। अच्छा, आप मुझे बताएं अपने बारे में, आप मुझे से इतना भागती क्यों है?
میں کیا بتاؤں، اب حفظہ گھبرا رہی تھی. آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ جیسے میں نے بتایا اپنے بارے میں آپ بھی بتا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. ورکا نے حفظہ کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، سب آج سے پہلے کبھی اس طرح کسی لڑکے سے بات نہیں کی. تبھی حفظہ نے دھیمی آواز میں نیچے دیکھتے ہوئے کہا اچھا شاید میری وجہ سے آپ گھبرا رہی ہیں، چلے میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرتا. وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا. پھر ملتے ہیں، خدا حافظ. ورکا جا چکا تھا لیکن حفظہ سے دور تک جاتے ہوئے دکھتی رہی. اتنا برا بھی نہیں جتنا میں نے سمجھ لیا تھا، حفظہ نے کہا. بیا خان بابا کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، تبھی سے رستے پر ڈیوٹی دیتا ورکا نظر آیا. خان بابا گاڑی روکے مگر کیوں، کیا ہوا؟ خان بابا کو سمجھ نہیں آیا. ارے روکے بیا، وہی بات کہی. خان بابا نے گاڑی روک دی. کہیں مت جائیے گا، میں آتی ہوں، وہ کہہ کر اتر گئی. لیکن بیا بی بی وہ اتنی تیزی سے نکلی کہ خان بابا کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. السلام علیکم سر. ورکا اپنے ساتھ کھڑے افسر سے بات کرتا. بیا کی آواز پر اس کے جانب مڑا. وعلیکم السلام، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ورکا نے اسے اکیلے دیکھ کر پوچھا. میں یونیورسٹی جا رہی تھی تو رستے میں آپ نظر آ گئے تو خان بابا کو بول کر کار رکوائی اور آپ سے ملنے آ گئی. بیا کے اتنے صاف جواب پر ورکا حیران رہ گیا. مسٹر ورکا کون ہے یہ؟ اس کے ساتھ کھڑے آفیسر نے بیا کو دیکھتے ہوئے کہا. سر میں کوئی بھی نہیں ہوں ان کی، میں ان کو شکریہ کہنے آئی ہوں، انہوں نے میری ہیلپ کی تھی اس دن. مس آپ کے خان بابا کہاں ہیں؟ وہ آگے کچھ کہتے ہوئے ورکا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے خان بابا کا پوچھا. وہ وہاں ہیں. بیا نے کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اچھا آپ چلے میرے ساتھ. ورکا سے زبردستی کار تک لے کر آئے لیکن بیا ورکا کے ساتھ جاتے جاتے بھی ساتھ کھڑے آفیسر کو خدا حافظ کہنا نہ بھولی. ورکا نے اسے کار میں بٹھایا اور خود ونڈو سے خان بابا کو مخاطب کیا. خان بابا خدا کا واسطہ اس کا خیال رکھا کرے اور اگر ابھی ایسے کہیں بھی گاڑی روکنے کو کہے تو مت روکیے. میں کیا کروں ان کا سر؟ خان بابا نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. ارے ایسے کیسے بول دیا آپ نے؟ بیا نے معصومی سے اس کے جانب دیکھتے ہوئے کہا. آپ جائیں آپ لوگ. ورکا نے بیا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خان بابا سے کہا. ورکا جانے کے لیے جیسے ہی مڑا بیا نے اسے آواز دی. مسٹر ورکا رکے دیکھ لوں گی. بیا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا. ورکا واپس اپنی جگہ پہ آیا. ہاں تو میرے بھائی کون تھی وہ معصوم حسینہ؟ آزاد نے آنکھ مارتے ہوئے کہا. بھائی آپ بھی نہ کوئی حسینہ نہیں ہے، پاگل ہے بالکل. یونیفارم پہ نام دیکھ لیا اسے دھمکی والے انداز میں نام لے کر دیکھ لوں گی کہہ کر گئی ہے. ورکا نے جس انداز سے کہا آزاد کو ہنسی آنے لگی. شکل اچھی بنا لیتا ہے، میرے سینئر ہیں، آپ چلے جائیں اپنا کام دیکھیں. آزاد ورکا کو مزید تنگ کرتا. اس سے پہلے ورکا نے آزاد کو چلتا کیا. انابیہ چھت سے کپڑے لے کر آ جاؤ. زہرا کچھ کام میں مصروف تھی. اچھا مورے. انابیہ کپڑے لینے چلی گئی. انابیہ آرام سے رسی سے کپڑے اتارنے میں مصروف تھی. تبھی کسی نے اسے پیچھے سے آ کر پکڑ لیا. انابیہ چیختی ہوئی ہٹی. کیا کر رہے ہیں آپ جمیل بھائی؟ انابیہ رونا شروع ہو گئی تھی. ڈر سے اس کا وجود کانپ رہا تھا. ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ ہاں. وہ پھر سے قریب آنے لگا. دور رہیں جسے پاس نہ آئے. جب اس روحان کے ساتھ چپک کر گھومتی ہو تو کچھ نہیں ہوتا وہاں. کچھ نہیں ہوتا. ہاں میں پاس آ رہا ہوں تو ڈر رہی ہو؟ جمیل نے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. انابیہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور وہ اس کے قریب آتا. اس سے پہلے جمیل کم ظرف دور ہٹ میری بچی سے. زہرا نے پیچھے سے پکڑ کر جمیل کو دور دھکا دیا اور خود کسی دیوار کی طرح انابیہ کے سامنے کھڑی ہو گئی. مالک کا شکر ہے میں اوپر آ گئی، ورنہ تو نہ جانے کیا کرتا میری بچی کے ساتھ. زہرا پھر کسی زخمی شیرنی کی طرح دوڑی. دیکھ لوں گا تم کو بھی چچی، اور اس روحان کو بھی دیکھتا ہوں کب تک بچاتی ہو اس کو. جمیل نے دھمکی دیتا نیچے چلا گیا. میری بچی ٹھیک ہو نا؟ زہرا نے جلدی سے انابیہ کو گلے لگایا. انابیہ بہت خوفزدہ ہوئی تھی. وہ اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی. زہرا اسے نیچے لے کر آئی. ڈر کی وجہ سے انابیہ کو بخار ہو گیا تھا. زہرا مورے انہوں نے مجھے جب چھوا تو بہت برا لگا اور وہ روحان اور میرے بارے میں غلط بول رہے تھے. انابیہ ہچکیاں لے کر روتے ہوئے سب بتا رہی تھی. میری جان مورے قربان تم پر مت رو میری جان. اس ذلیل کو روحان چھوڑے گا نہیں. اس کی حالت پہ زہرا کا دل کٹ رہا تھا. مورے آپ روحان کو مت بولنا، آپ کو پتہ ہے نا وہ لڑنے لگیں گے اور پھر آغا جان مجھے نہیں چھوڑیں گے. آغا جان کے ڈر کی وجہ سے وہ انکار کر رہی تھی لیکن انابیہ نہیں مورے نہ بولنا ان کو. اچھا لیکن تم سو جاؤ ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھی ہوں. زہرا نے اسے چادر اڑاتے ہوئے کہا. آپ پاس رہے نہیں جائیں. انابیہ نے زہرا کا ہاتھ تھام کر کہا. میں یہی ہوں میری جان. زہرا نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی. حفظہ انشا سے باتیں کرتی اپنی کلاس کی جانب جا رہی تھی. تبھی یونیورسٹی کی کچھ ٹھڑکیوں نے ان کا رستہ روک لیا. کیا ہے؟ انشا نے ان کی اس حرکت پہ غصہ کیا. اس سے ہے جو بھی ہے
ان میں سے ایک نے حفظہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دفع ہو میرے رستے سے۔ حفظہ نے کہا کیوں رستے میں رک کر اس ورقہ سے بات کر سکتی ہو؟ ورقہ کے نام پر حفظہ کو جھٹکا لگا۔ کیا بکواس سے ہٹو، کیوں ورقہ کے نام پر حیران کیوں ہوگے؟ سنا ہے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی ورقہ کے علاوہ؟ ہاں کرتی ہے ورقہ سے بات، کیونکہ وہ تیری طرح ٹھرکی اور کمینہ نہیں ہے۔ تبھی ورقہ کی آواز آئی، لڑکوں نے پلٹ کر دیکھا تو ورقہ ان کے ہی پیچھے کھڑا تھا۔ وہ لڑکا اور کچھ بولتے سے پہلے ہی اس کے ساتھ موجود لڑکے نے اس کے کان میں کہا ابھی اس کا بڑا بھائی پولیس میں ہے، چلو ورنہ ہماری درگت بنوا دے گا۔ اس لڑکی کی بات سن کر تینوں نے چپ سے چلے ہی جانے میں آفے جانی۔ میں معذرت چاہتا ہوں میری وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے۔ ورقہ نے گردن جھکا لی۔ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے یہ بات اور کسی کو نہ بتا دے۔ آپ فکر نہ کریں، میں سنبھالوں گا، بس آپ ناراض نہ ہو ٹھیک ہے؟ حفظہ اس کے آخری کہے الفاظوں پر مسکرا دی۔ اچھا میں چلتا ہوں، مطلب یہاں بھی آگ برابر کی لگی ہوئی ہے، عائشہ نے حفظہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ حفظہ کہتی بھی تو کیا عائشہ صحیح تھی۔ روحان آفس سے واپس آیا تو سیدھا انابیہ کے روم میں گیا تو زہرا کو پاس ہی بیٹھے دیکھا۔ مورے روحان کے ہاتھ میں کچھ بیگز تھے۔ ارے میرا بچہ آ گیا۔ زہرا اٹھ کر روحان کے پاس گئی۔ مورے یہ بے وقت کیوں سو رہی ہے؟ روحان نے سوتی ہوئی انابیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ انابیہ کی وجہ سے زہرا کو جھوٹ بولنا پڑا۔ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں نا۔ روحان پریشان ہو گیا۔ پریشان مت ہو، میرے بچے ٹھیک ہے وہ، زہرا نے روحان کو سمجھایا۔ اچھا آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، میں کچھ سامان لے کر آیا تھا۔ اچھا روحان ایک بات کہنی ہے تم سے۔ ہاں مورے پوچھو، روحان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا اس کو میری وصیت سمجھنا۔ مورے ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ بیٹا جانا تو سب کو ہے، لیکن میں چاہتی ہوں اگر میں نہ رہوں تو تم انابیہ کو حویلی میں نہیں رکھنا، اسے یہاں سے دور لے جانا، اتنا دور کہ اس گھر کے لوگوں کا سایہ بھی میری بچی تک نہ آئے۔ مورے کیا بات ہے؟ پریشان لگ رہی ہیں۔ روحان اٹھ کر زہرا کے پاس اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میری جان، بس اس میں یہ اتنی بڑی نہیں اذیت برداشت کی ہے اپنے خان کے جانے کے بعد، اور ایک بات جس طرح تمہیں آج اس کی فکر ہوتی ہے میرے جانے کے بعد بھی ایسی ہو فکر۔ بالکل مورے یہ بتانے والی کوئی بات ہے؟ مجھے یہی امید تھی۔ چلو شاباش، اپنے کمرے میں کھانا لاتی ہوں۔ ورقہ میں نے دل سے سارے ڈر اور خوف کو تمہاری محبت کی وجہ سے نکال پھینکا ہے، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ حالات اور وقت کی وجہ سے افضہ ورقہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ افضہ میں تم سے محبت کی ہے، فکر نہیں کرو، بیچ راہ میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن اگر میرے گھر والے آغا جان نہ مانے تو؟ افضہ نے دل میں ڈر تھا تمہارے بھائی اور امی جان مان جائے نا بس۔ اگر آغا جان نہیں مانے تو تمہیں اس کی اجازت سے بھگا کر لے جاؤں گا، مجھے آغا جان کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے۔ حفظہ میری پیاری حفظہ، میں کل خود تمہارے بھائی سے بات کروں گا، فکر نہیں کرو۔ ورقہ سے ہر طرح سے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا کل ہاسٹل والے پارک میں ملیں گے، یونیورسٹی تو بند ہوگی، ورقہ نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن دور سے دو آنکھیں افضہ کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو آغا کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے، بہت غرور ہے نا آغا کو؟ اب دیکھتا ہوں جب برادری میں ناک کٹے گی تو کیسا لگے گا؟ دل کی جلن اور حسرت زبان پر تھی۔ آغا جان بیٹھے باتوں میں مصروف تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تبھی دروازے سے حمید خان اندر آتے دکھائی دے۔ کیا بات ہے، یہاں کیسے آنا ہوا؟ آغا جی بہت ضروری کام سے آنا ہوا، حمید خان نے تیور چاہتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے ایسی؟ بیٹو سکون سے بتاؤ، آپ تو بہت عزت دار بنتے ہیں۔ حمید خان تمیز سے بات کرو، میرے باپ سے نواب صاحب آگ بگولا ہو گئے، رکو نواب سننے دو۔ آغا جان نے نواب کو روکتے ہوئے کہا۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے گھر کی عزت کراچی میں آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنی ہمت کس میں ہے؟ آغا جان غصے میں کھڑے ہو گئے۔ میرا بیٹا بھی وہیں پڑھتا ہے جہاں آپ کی پوتی پڑھتی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مطلب حفظہ وہاں یہ کہہ رہی ہے؟ تبھی آغا جان نے اس کے خلاف تھا، لیکن روحان کی محبت میں آپ نے نہیں سنی میری؟ نواب صاحب ہٹ پڑے۔ بس کرو نواب، میں زندہ ہوں، ابھی کیا کریں گے اب آپ؟ حمید یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، آغا جان نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سزا دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میری بات ابھی صحیح سے سنو۔ آغا جان وہاں موجود سبھی لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ احمد فائل کا کہا تھا تمہیں؟ ورقہ کام میں مصروف تھا، یہ لیں۔ تبھی کسی نے فائل آگے کی تھی۔ احمد یہ آواز کو کیا ہو گیا؟ ورقہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا، سامنے بیا کھڑی تھی اور ساتھ ہی برابر میں احمد۔ سر آپ کی قسم، انہوں نے مجھے زبردستی فائل لے لی۔ ورقہ نے احمد کی جانب دیکھا تو احمد نے جلدی سے کہا۔ محترمہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ورقہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ آج یونیورسٹی سے جلدی فارغ ہو گئی تھی، تبھی یہاں آ گئی۔ میڈم یہ پولیس اسٹیشن ہے، کوئی شاپنگ مال نہیں۔ ورقہ نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے تو لگتا ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں تشریف لے کر آئی ہیں؟ آپ سے ملنے، بیا نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ہے بیا کی بات پر احمد کا منہ کھلا رہ گیا۔ ورقہ نے سر نظر سے احمد کی جانب دیکھا تو احمد نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ ورقہ نے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا، کیونکہ ارد گرد کام کرتے پولیس والوں کی نظر اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جی بولے آج کے بعد یہاں مت آنا۔ ورقہ نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں آتی تو کوئی دوسری جگہ بتا دے جہاں میں آپ سے ملنے آ سکوں۔ کہیں ملنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ملنا کیوں ہے؟ ورقہ کو اپنے سامنے کھڑی وہ لڑکی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارے
یار آپ سمجھتے نہیں ہیں اور مجھے سمجھانا بھی نہیں ہے۔ ورقہ نے بیا کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ اوف بہت کڑوا ہے یہ۔ ورقہ اگر بھائی نہیں مانے تو حفظہ کے چہرے سے اس کی پریشانیاں یاد تھی۔ حفظہ ٹھیک ہوگا سب، تم کال کرو۔ اچھا حفظہ نے روحان کو کال لگائی، دوسری بیل پر کال اٹھا لی کہ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حفظہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بتاؤ۔ اور بھائی میں نے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانے کے لیے کال کی۔ اچھا بتاؤ، میں سنا بھائی وہ یونیورسٹی کا ایک لڑکا ہے۔ حفظہ گھبرا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ آگے بھائی، وہ مجھے پسند کرتا ہے اور تم؟ بھائی وہ میں بھی کرتی ہوں، ورقہ نام ہے اس کا۔ حفظہ آگے کچھ بولتی لیکن اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے کیونکہ چار لڑکے منہ پر نقاب کیے ہاتھوں میں گن لیے دونوں کے سامنے آ گئے تھے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے حفظہ کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ ورقہ آگے بڑھا، تم دونوں کی موت۔ حفظہ روحان کو وہاں روحان کو وہاں کی جانے والی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا فون پر، کیا بکواس ہے یہ؟ حفظہ نے کہا، بہت شوق ہے نا محبت کا اور برادری میں عزت کا جنازہ نکلنے کا۔ آپ دیکھیں تو ان میں سے ایک لڑکا حفظہ کی جانب بڑا دور ہو۔ اس سے ورقہ آگے بڑھا لیکن تین لڑکوں نے اسے پیچھے پکڑ لیا۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دو، ورقہ چیخ رہا تھا، ارے مدد کرو کوئی۔ حفظہ نے دور کھڑے لڑکوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن لوگوں کو تو سانپ ہی سونگھ گیا تھا، اگر ہوا نا اس سے تو میں جان لے لوں گا تم لوگوں کی، چھوڑو مجھے۔ ورقہ کسی زخمی شیرنی کی طرح چیخ رہا تھا، اب دیکھ تو۔ اس نے گن حفظہ کے ماتھے پر رکھی، حفظہ چھوڑو میری حفظہ کو۔ حفظہ ورقہ چیخ رہا تھا، ساتھ اسے کھونے کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ورقہ حفظہ رو رہی تھی، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ حفظہ قدم پیچھے لے رہی تھی، تبھی ہوا میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ بس ایک نکلی اور حفظہ خون سے لت پت زمین پر گری۔ حفظہ ورقہ کو لگا جیسے قیامت آ گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبت کو مار دیا۔ لوگ ارد گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ گولی چلانے والے نے اشارہ کیا تو انہوں نے ورقہ کو چھوڑا۔ ورقہ بھاگتے ہوئے حفظہ کے پاس گئی اور اس کے بے جان وجود کو گود میں لیا۔ میری جان، ورقہ کی جان میری۔ حفظہ اٹھو نا، تم نہیں جا سکتی۔ حفظہ ورقہ چیخ سے پورا پارک گونج رہا تھا۔ دوسری جانب روحان کان سے فون لگا زمین پر بیٹھا چلا گیا اور اپنی جگہ جم گیا۔ ورقہ بھی حفظہ کو دیکھ ہی رہا تھا، تبھی دو گولیاں اس کے پیٹ پہ لگی، وہ بھی وہی حفظہ کے ہاتھ تھامے گر گیا۔ آنکھوں کے سامنے حفظہ کا چہرہ تھا، چہرہ خون سے ڈھکا ہوا تھا۔ درد کی وجہ سے ورقہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حفظہ آخری الفاظ ادا ہوئے اور آنکھیں بند ہو گئی اور وہ چاروں درندے دو معصوم لوگوں کو موت کی نیند سلا کر چلے گئے۔ روحان اٹھا اور آغا جان کے روم میں گیا۔ تمیز نہیں ہے روحان کو بنا دستک کے اندر آتا دیکھ کر دادی بھڑک اٹھی، چپ بالکل چپ۔ روحان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی اور بہن کا درد آنکھوں میں نظر آتا۔ روحان، آغا جان چیخے، کیا روحان؟ ہاں کیا روحان؟ مل گیا سکون، پڑ گئی ٹھنڈک دل میں۔ روحان درد و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ روحان کی آواز سن کر سب آغا جان کے کمرے میں آ گئے۔ روحان، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کس لہجے میں بول رہے ہو؟ کیوں مجھے بھی مروا دیں گے آپ؟ ہاں، روحان کے الفاظ پر سب حیران رہ گئے۔ روحان آغا ہیں، ہوش میں رہو۔ نواب خان آگے بڑھے، چپ بالکل، نواب خان نہیں ہے کوئی آغا، سمجھ آئی، یہ خدا بنتے ہیں۔ روحان، کیا ہو گیا میرے بچے، ایسے کیوں بول رہے ہو؟ زہرا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکا۔ روحان نے زہرا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا میری حفظہ کو بولو۔ روحان، مورے یہ آدمی جو انسان کے روح میں درندہ، اس نے اپنی پوتی، آپ کی بیٹی اور میری بہن کو مار ڈالا ہے، اور پتہ ہے کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بتا رہی تھی، لیکن وہ آگے کچھ بولتی سے پہلے اس آدمی کے کتوں نے اسے مار ڈالا۔ اپنے ان کانوں سے وہاں ہونے والی باتیں اور گولی چلنے کی آوازیں سن کر آ رہا ہوں۔ روحان کی بات پر آغا نواب خان کے حواس گم ہوئے۔ کیا بکواس ہے؟ میں کیوں کروں گا یہ؟ کیوں آغا جان زبان سا نہیں دے رہی نا؟ روحان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، زہرا تو ہوش سے ہی غافل ہو گئی تھی۔ مورے انابے کی آواز پر روحان مڑا تو زہرا بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ مورے روحان زہرا کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا تم لوگ زندہ نہیں رہو گے۔ روحان نے زہرا کو گود میں اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ آغا جان، اسے کیسے پتا چلا؟ نواب خان نے کہا، مجھے کیا پتا، بولا بھی تھا کہ کام آرام سے کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ آغا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پلیز جانے دیں بیا، فون پر آدھے گھنٹے سے لگی التجا کر تھی، میں نے کہہ دیا نا نہیں جاؤ گی تم، بات ختم۔ روحان، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، خود بھی اتنا کم آتے ہیں اور اب مجھے یونیورسٹی کی طرف سے جانے بھی نہیں دے رہے۔ بیا تمہیں پتہ ہے منع کروں گا پھر تم وہی ضد کر رہی ہو۔ اب آپ اگر نہیں جانے دیں گے تو میں خود کو روم میں بند کر لوں گی اور بھوکی رہوں گی۔ بیا نے آخر حربہ سمایا اور فون بند کر کے اپنے روم میں چلے گی۔ دوسری جانب روحان بیا کے ہاتھوں سے پریشان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیسے سنبھالتا تو؟ روحان ساتھ بیٹھے عارف نے روحان کے چہرے پر موجود پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا، میری جان، میں بچپن سے سنبھال رہا ہوں، اسے 12 سال کا تھا میں جب میری گود میں مورے نے اسے دیا تھا، تب سے میں ہی سب کچھ ہوں اس کا۔
اور وہ کیا ہے تیرے لیے؟ عارف اور روحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میرے لیے۔ روحان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا میرے لیے میرے جینے کی وجہ اس کی وجہ سے میں ہوں۔ روحان تیرے دل میں اس کے لیے محبت میں محسوس کرتا ہوں لیکن تو خود کیوں نہیں کرتا؟ عارف نے روحان کی آنکھوں سے جھلکتی محبت کو دیکھتے ہوئے کہا عارف میں وہی بات میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ روحان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ نظریں کیوں چرا رہا ہے؟ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ آنکھوں سے جھلکتی محبت کیا ہے؟ کیوں اس کی اتنی فکر رہتی ہے؟ عارف یہ سب اس لیے ہے کیونکہ بچپن سے میرے ساتھ رہی ہے اس لیے ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ روحان اپنے دل کا حال قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روحان بہت ڈھیٹ ہے تو۔ عارف بھی یہ باتیں کہہ کر تھک چکا تھا لیکن روحان قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پتہ ہے کچھ نیا بتا، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زہر لگ رہا ہے تو ہنستے ہوئے، لیکن تو مجھے پھر بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اب چل، مسٹر خان انتظار کر رہے ہوں گے۔ بیا بیوی پچھلے 1 گھنٹے سے فون آ رہا ہے بڑے صاحب کا۔ بانو کا کافی دیر سے دروازے کے باہر کھڑی بیا سے کہہ رہی تھی۔ بانو اپنے بڑے صاحب کو کہہ دے کہ بیا بیوی تبھی بات کریں گی جب وہ اسے جانے دیں گے۔ بیا نے اندر سے اونچی آواز میں کہا صاحب وہ کہہ رہی ہے کہ جانے دیں گے تبھی بات کریں گے۔ بانو نے کال پہ موجود روحان سے کہا اف بہت تنگ کرتی ہے یہ، اچھا آپ اسے بولیں کہ چلی جائے۔ روحان نے بھی ہار مان لی اور یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ میں بھی مصروف ہوں، جب فری ہوں گا تو خود کال کروں گا۔ اور بانو خیال سے سب دیکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے بڑے صاحب، خدا حافظ۔ بیا بی جلدی دروازہ کھولے، بڑے صاحب نے اجازت دے دی ہے۔ بانو کے الفاظ ختم ہوئے، بیا نے دروازہ کھولا۔ ہائے حد ہے، بیا بی ڈرا دیا۔ بانو ڈرنا چھوڑو، چلو میری مدد کرو۔ بیا سے پکڑ کر روم میں لے آئی۔ روحان اسپتال کے روم کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ روحان آپ پریشان نہیں ہو، مجھے ٹھیک ہو جائے گی۔ نابر سے روحان کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بیا میں کیسے نہ ہوں پریشان، میری بہن نہیں رہی، میری ماں زندگی کی موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ روحان نے سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ روحان نابیہ نے آگے بڑھ کر روحان کے آنسو صاف کیے۔ میں ٹوٹ گیا ہوں پوری طرح، میری ہمت بھی نہیں ہے، کیسے میں اپنی بہن کی لاش دیکھوں گا؟ روحان حوصلہ رکھے۔ روحان کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تبھی عارف بھی روحان کے پاس ہے۔ میرے بھائی؟ روحان عارف کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ روحان تو ہمت نہیں رکھے گا تو کیسے چلے گا؟ عارف روحان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روحان حفظہ۔ عارف آگے کچھ کہہ نہ سکا۔ عارف مجھے میں ہمت نہیں ہے، میں تو اپنی بہن کو زندہ جیتا جاگتا چھوڑ کر آتا، لیکن آقا جان نے کیا کیا؟ روحان پھر میں چلا جاؤں؟ روحان عارف بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں جانے دیا۔ نابیہ نے کہا ٹھیک ہے تو چلا جا۔ نابیہ روحان کا خیال رکھنا۔ عارف نے نابیہ سے کہا جلدی ہی نکل کے کراچی کے لیے۔ ورکا میرے بھائی، جب لوگوں نے پولیس کو کال کی تو اتفاق سے اظہار ڈیوٹی پر تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو ایسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سر یہ لڑکی بھی ہے لیکن زندہ نہیں ہے، جلدی ہسپتال چلو جلدی۔ اظہار نے ورکا کو اٹھایا اور جلدی سے ہسپتال کی جانب روانہ ہوا۔ دونوں کو ہسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی وہی مر گئی تھی لیکن ورکا زندہ تھا۔ ڈاکٹر کچھ بھی کرے میرے بھائی کو بچا لے۔ اظہار نے التجا کرتے ہوئے کہا دیکھیے حالت نازک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ احمد وہ لڑکی کون ہے؟ صاحب میں نے پتہ کیا ہے صاحب، وہ ورکا کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کہیں حفظہ تو نہیں؟ اظہار کو سب پتہ تھا۔ جی سر۔ میرے مالک یہ کیا ہوگا؟ میرا بھائی کیسے اس درد کو برداشت کرے گا؟ اظہار تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے گھر سے کوئی آیا نہیں صاحب، لڑکی یہاں نہیں رہتی، سوات ہے۔ میں نے بتایا حفظہ۔ تبھی ایک لڑکی پریشان بھاگتی ہوئی آئی۔ کون ہے آپ؟ اظہار نے پوچھا۔ میں حفظہ کی دوست ہوں۔ کہاں حفظہ؟ بولے کہاں ہے؟ چپ کیوں ہے؟ میڈم آپ کی دوست نہیں رہی؟ احمد نے کہا کیا؟ میرے مالک حفظہ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، مار دیا انہوں نے اسے۔ انشرا جانے عزیز دوست کو کھونے کے درد میں رو رہی تھی۔ کس کا ڈر تھا؟ کیا کیا؟ کس نے کیا ہے؟ اظہار نے پوچھا۔ اس کے آغا کا کام ہوگا ضرور، یہ وہ ورکا سے محبت کرتی تھی، یقیناً انہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ احمد تم یہیں رہو گے، اس لڑکی کے گھر سے کوئی بھی آتا ہے مجھے بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے سر۔ نواب وہ لوگ نکل گئے ہیں؟ آغا جان نے آستہ سے نواب خان سے کہا۔ جی آغا جان، جیسے کام ختم ہوا وہ لوگ فوراً ہی وہاں نکل گئے تھے، اب تک تو ہو سکتا ہے پہنچ چکے ہوں۔ دونوں اسپتال میں ہی تھے لیکن ورکا سے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ کیا ہوگا نابیہ؟ اگر مورے کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ میرا تو کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ورکا کسی چھوٹے بچے کی طرح نابیہ سے کہہ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہوگا، مورے کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں آپ کے ساتھ ہوں، فکر نہیں کرے۔ نابیہ ہر طرح سے روحان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تم ہو؟ روحان نے نابیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر ہے۔ روحان بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے۔ ڈاکٹر میری مورے ٹھیک تو ہے نا؟ حوصلہ رکھیں، انسان کا آنا اور جانا اس کے بس میں نہیں ہے، آپ کی والدہ نہیں رہی۔ ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی روحان کو جھٹکا لگا۔ روحان آپ؟ نابیہ آگے بڑھی۔ بھیا میں ٹھیک ہوں، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ روحان
कहता हुआ पीछे कदम लेने लगा। मैं ठीक हूँ हाँ। रूहान कहता हुआ वहाँ से चला गया। रूहान बिया ने इसके पीछे जाना चाहा लेकिन आगा जान ने रोक दिया। रहने दो कुछ पल तन्हा। नवाब चलो, बाकी काम हमने ही देखना है। आगा जान और नवाब साहब चले गए। मोरे आप भी चली गई, मैं क्या करूंगी अब? रूहान को कौन संभालेगा? बिया बेंच पर बैठी खामोशी के आंसू बहा रही थी। इसकी माँ इसके से एक बार फिर छोड़कर चली गई थी। रूहान बाहर बिल्कुल फिजा की तरह खामोश बैठा था। अंदर एक तूफान था, आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने अपने हाथों से बालों को झगड़ा हुआ था। क्या हो गया? पल भर में मेरी दुनिया लुट गई। मेरी मोरे मेरी बहन दोनों चले गए। वही तो खानदान था मेरा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आगा नवाब खान तुम दोनों को, मेरे प्यारों को के कातिल हो तुम लोग। रूहान ने सोच लिया था इसके अब क्या करना है। आरिफ और हिफ्जा की बॉडी लेने अस्पताल पहुंचा। आप कौन लगते हैं? इनके हज़ार ने पूछा। मैं इसके भाई का दोस्त हूँ। इनके घर वाले लेने क्यों नहीं आए? हिफ्जा की वालदा ने जब हिफ्जा की डेथ का सुना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। हज़ार को भी दुख हुआ। इनके साथ एक लड़का भी है, इसका क्या हुआ? रूहान ने आरिफ को बताया था वो मेरा भाई है। हिफ्जा और वर्का दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को और अभी मेरा भाई अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अल्लाह से जिंदगी सेहत दे। मिस्टर आरिफ अभी आप इनकी डेड बॉडी ले जाएं लेकिन याद रहे जिसकी वजह से मेरा भाई इस हाल में है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हज़ार ने दांतों को पीसते हुए कहा। फिक्र नहीं करें, हम भी साथ हैं आपके। रूहान भी किसी को बख्शने वाला नहीं है। अच्छी बात है फिर। हफ्जा मेरी जान, मुझे बेचैन करके वहाँ कितने आराम से सो रही हो। मेरे दिल की मलका माफ़ कर देना मुझे, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका लेकिन जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया था वो अपने अंजाम तक पहुँच चुके हैं। मुझे इस लम्हे का इंतज़ार है जब मैं तुम्हारे पास होऊंगा। मेरे दिल से पूछो कितना बेचैन है तुम्हारे पास आने के लिए। स्याह मिट्टी ने तुम्हें खुद में समो लिया, तुम अकेले ही मौत के सफर पर निकल गई, मेरे इंतजार भी नहीं किया। वर्का हमेशा की तरह हफ्जा की तफसीर से बातें कर रहा था। इसके कमरे के दरवाजे पर इसकी अम्मी और भाई खड़े इसका दर्द सुन रहे थे। हज़ार मेरे बच्चे ये हालत देखकर मेरा कलेजा करता है। जवानी में दर्द मिला है इसे। मेरा बच्चा सारा दिन कुछ नहीं कहता लेकिन देखो रात को तन्हाई में कैसे तड़पता है। मेरे मालिक मेरे बच्चे का ये दर्द खत्म कर दे, सालों से इस दर्द में जल रहा है। वो माँ थी, औलाद का दर्द देखा नहीं जा रहा था। हज़ार ने माँ को गले लगाया। अम्मी इस रब के अलावा किसी से उम्मीद नहीं बहुत जल्द मेरा भाई पहले वाला वर्का बन वापस आ जाएगा। रूहान कब्र के पास बैठा दोनों कब्रों को देख रहा था। आरिफ थोड़े फासले पर था। चली गई ना आप मरे मुझे तन्हा छोड़कर? हाँ इतना मजबूर नहीं हूँ मैं। और हफ्जा तो भाई के साथ ऐसा करता है कोई मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। रूहान मेरे भाई हिम्मत कर, वो इतनी ही सांसें लिखवा कर आई थी। आरिफ रूहान ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आरिफ मैं तन्हा हो गया हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। इन्हें भी वही तकलीफ होगी जो मुझे हो रही है। बिल्कुल रूहान होगी। अब चल घर में अनाबिया अकेली है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है चल। दोनों घर पहुंचे तो पुलिस मौजूद थी। देखिए सर ये हमारा अपना मामला है, हम देख लेंगे। ना तो ये आपका मामला है और ना ही आप इसे देख लेंगे। तभी आगा जाके कानों में अंदर आते हुए रूहान की आवाज़ पड़ी। अशफाक सर कराची में जो इस केस को देख रहे थे, मिस्टर आज़ाद साहब आप इनसे रब्ता कर लें और ज़रा मेरे साथ हैं मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। रूहान कहकर बाहर रूहान बेकार में क्यों बाहर के लोगों को घसीट रहे हो? हम जरगे में फैसला कर लेंगे। हाँ जरगे में, इसी जरगे में जहाँ आपने मेरी बहन की मौत का परवाना लिखा गया था वहाँ। रूहान ने आगा जान को गुस्से से घूरते हुए देखा। रूहान बस बहुत हो गया। तभी दादी ने कहा आप मेरे बीच में मत बोले, मुझे तो समझ ही नहीं आता आप लोगों के सीने में दिल है कि नहीं। रूहान बस कर चल। आरिफ ने रूहान को रोका वरना बहुत कुछ हो जाता। रूहान आरिफ शफा को लेकर वहाँ रूम से चले गए। आगा जान अगर इसने अगर साबित कर दिया तो नवाब साहब को रूहान के गुस्से से खौफ आ रहा था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आगा जान भी जिद पर थे। मैं रूहान यार सना बेकार आगे हैं, इससे मना कर रहे थे, मैंने ही सुनी। बिया आकर बोल रही थी। मैं रूहान एग्जीबिशन यार, ये लाइन कुछ ऐसी जो समझ में नहीं आ रही लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। हाँ और तुम्हारी वजह से मैं आ गया। अब इंतज़ार करो जब यूनिवर्सिटी की गाड़ी निकलेगी तभी हम निकलेंगे। ठीक कह रही हो। वो क्या कर सकते हैं। चलो दोनों बोर इधर उधर घूमने लगे। यूनिवर्सिटी वापसी का वक्त हो गया था। वापसी का सुनकर तो जैसे बिया की जान में जान आई। दोनों भागी जाकर वैन में बैठ गई। अभी गाड़ी को चलते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सारे स्टूडेंट गाड़ी से उतर गए। रोड काफ़ी सुनसान था और वैन से सारी लड़कियाँ ही थी। सर अब क्या हो गया? बिया ने टीचर से पूछा। पता नहीं बिया, यहाँ तो कोई शॉप होना भी मुश्किल है। प्रोफेसर खुद भी परेशान हो गए थे, सभी परेशान थे। शाम डर रही थी, रोड सुनसान था और नेटवर्क भी नहीं आ रहा थे। कुछ देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी। उन्होंने वैन और स्टूडेंट को देखकर गाड़ी रोकी। अंदर बैठा ऑफिसर बाहर आया। क्या हुआ, सब ठीक है? इसने प्रोफेसर से पूछा। अरे वर्का तुम प्रोफेसर से देखते पहचान गए? अरे सर आप सॉरी सर, मैंने
तवज्जो नहीं दी। अरे नहीं कोई बात नहीं, कैसे हो वर्का? प्रोफेसर वर्का से हाल वाल पूछने लगे। तभी वैन से बिया उतरी जो अपना कुछ सामान लेने गई थी। वर्का को देखकर हैरान रह गई। अरे आप? बिया ने नाव देखना ताव देखा, सीधा वर्का के पास गई। ये कहाँ से आ गई? वर्का ने दिल में कहा। अरे आपको पता कैसे चल जाता है मैं मुसीबत में हूँ? बिया ने अपने अंदर अंदाज में कहा। मैडम ब्लूटूथ सिस्टम है। तभी अहमद ने बीच में टांग अड़ाई। तुम जानती हो वर्का को? अरे सर क्या आप भी जानते हैं इनको? जी ये मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट रह चुका है। ओह ये अच्छा हो गया। अहमद तुम गाड़ी में देखो मसला क्या है। और ज़रा मिस भैया मेरे साथ आना। प्रोफेसर से इजाज़त लेकर वर्का बिया को लेकर थोड़ा आगे आ गया। ये तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता? हाँ। वर्का ने सख्ती से कहा। अरे मेरे मुंह से क्या मसला है? मसला ये है कि कभी भी कहीं भी खुल जाता है ये। मतलब उफ लड़की देखो मेरी बात गौर से सुना, मुझसे फ्री नहीं हो समझी? आपसे फ्री कहाँ हो रही हूँ, आप तो अच्छे लगते हैं। बिया की बात पर वर्का का मुंह खुला रह गया। देखो अब मेरी बस हो गई है। वर्का को अब वो गुस्सा आ गया था। मेरे सामने मत आना आप समझी? वर्का ने गुस्से में कहा और चला गया। बिया छोटा सा दिल टूट गया वर्का की सख्ती पर। वैन ठीक हो गई थी। बिया का मुंह लट गया था। वो वैन की विंडो सीट पर बैठी बाहर खड़े वर्का को देख रही थी। ऐसा लगता है सख्ती कर दी आपने। अहमद ने बिया का लटका मुंह देखकर कहा। अहमद ये जरूरी थी सख्ती, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ कोई और गुजरे। इसके दिल में मेरे लिए जज्बात और बड़े से पहले कि इन्हें रोकना जरूरी था। वो तो ठीक है लेकिन बेचारी का दिल टूट गया। अहमद बात के टूटने से अभी का टूटना अच्छा है। अब चलो शाम होने वाली है। वर्का जब से होश में आया था बिल्कुल खामोश से होश में आए 2 दिन गुजर गए थे लेकिन इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। आज़ार मेरा बच्चा कुछ बोल नहीं रहा, बस खामोशी से रोता रहता है। जिंदा होके भी वो जिंदा नहीं लग रहा। आज़ार 2 दिन से सवात में था केस की वजह से। अम्मी परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ देखता हूँ इसे। आज़ार ने अपनी अम्मी को बाहर बैठाया और खुद रूम में आ गया। कैसे हो भाई? आज़ार ने वर्का को गले लगाते हुए कहा लेकिन वर्का ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की के बाहर देख रहा था। आज़ार को लग ही नहीं रहा था कि ये वही वर्का है। आंखें सूजी, आंखों के गिर्द स्याह के। वर्का मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बोलो। आज़ार ने फिर कहा लेकिन वर्का फिर भी खामोश रहा। वर्का मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बोलो, बोलता क्यों नहीं है? हाँ इसलिए बचाया था डॉक्टर ने कि तू ऐसे चुप रहे। आज़ार ने वर्का के कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। क्यों बचाया? नहीं बचाते। वर्का ने रोते हुए धीमी आवाज में कहा। वर्का मेरी जान। वर्का की बात पर आज़ार का दिल तड़प उठा। इसने फौरन वर्का को गले लगाया। भाई मैंने आखिरी दफा आंखें बंद होने से पहले देखा था भाई, इसके यहाँ गोली लगी थी। वर्का ने माथे पर उंगली रखते हुए कहा। और पता इसकी आंखें खुली हुई थी भाई। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में भाई? मेरी इन आंखों के सामने इन लोगों ने इसे मार दिया भाई मैं बचा भी नहीं सका। क्या कसूर था? बस ये कि मोहब्बत कर ली। वर्का का चेहरा आंसू से तर था। वर्का मेरी जान बस मैं वादा करता हूँ कि जिन लोगों ने तुम लोगों के साथ ये सब किया मैं इनको नहीं छोड़ूंगा भाई। लेकिन क्या मेरी हिफ्ज़ा वापस आएगी? नहीं ना, वो तो चली गई इतना दूर के मैं चाहकर भी वापस नहीं ला सकता। ऐसे वर्का हिचकियों के साथ रो रहा था। मैं जानता हूँ वो वापस नहीं आएगी लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इन बज़ात को। तुम अब आराम करो। आज़ार वर्का को लटाकर बाहर चला गया। वो बाहर आया तो उसकी वालदा इसके इंतजार में खड़ी थी। क्या हुआ आज़ार? वर्का ने कुछ कहा। अम्मी ने कहा कि और मेरा दिल चीर दिया। अम्मी बहुत तकलीफ में है। वो आज़ार सर पकड़कर बैठ गया। बेटा मेरे बच्चे का ये हाल करने वाले को मत छोड़ना। अम्मी इस लड़की का भाई भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं। फिक्र नहीं करें। यहाँ पर रूहान और आज़ार की दिन रात की मेहनत से वो लोग केस जीत गए। आगा जाना नवाब साहब को उम्र कैद हो गई। बहुत शुक्रिया आपका। रूहान ने आज़ार का शुक्रिया अदा किया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं रूहान, ये मेरे भाई के लिए भी इंसाफ है। लेकिन किसी भी समात में वर्का क्यों नहीं आया? वर्का इसने हफ्जा के जाने के बाद खुद को एक हॉल में बंद कर लिया। ना किसी से मिलता है ना बात करता है। बस सारा दिन रूम में अपनी खामोश बैठा रहता है। रातों को सोता नहीं है। बस इसकी आंखों में हर वक्त वही मंजर घूमता रहता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बहन को इतना प्यार करने वाला शख्स मिला था लेकिन बदकिस्मती से बस साथ नहीं मिला। मैं दुआ करूंगा कि वर्का जिंदगी की जानिब वो वापस लौट आए। बहुत शुक्रिया। दोनों कोर्ट के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। चलिए अब वापसी का वक्त है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को खुदाफिज कहकर अपने रास्ते में चल दिए। रूहान ड्राइव कर रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे। मोरे अफ़ज़ा आप लोगों को इंसाफ मिल गया। मैंने कहा था ना मैं छोड़ूंगा नहीं जिन लोगों ने आपके साथ ये किया। मालिक तेरा बहुत शुक्रिया। रूहान खुश था कि अब वो अपना वादा पूरा करने में कामयाब हो गया है। इसने ये भी सोच लिया था कि ज़ारा ने जिस तरह कहा था वो वही करेगा। वो अब मजीद अनाबिया के साथ यहाँ नहीं रह सकता था। रूहान जैसे घर में दाखिल हुआ तो देखा जमील चची और दादी नाबिया के कमरे के बाहर खड़े जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहे थे। बाहर आजा तू मनहूस, मैं देखता हूँ।
इस रूहान को अब जमील साथ गंदी गालियां भी दे रहा था। जमील दफा हो यहाँ से। रूहान भागते हुए और जमील को जोर से धिक्का दिया। आ गया अपनी महबूबा को बचाने। जमील अपने हवास में नहीं था। नवाब साहब और आगा जान का बदला लेने की धुन में पागल हो गया था। बकवास मत कर जमील और दफा हो जा, और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर आप लोग इसकी बकवास सुन रहे हैं। नाबिया के बारे में नहीं है शर्म, बस तुझे बहुत आ गई। अपने दादा चाचा को जेल भेजते हुए दादी ने चीखते हुए कहा, इनको अपने किए की सजा मिली और कुछ नहीं, अब यहाँ से चली जाए। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। नाबिया को बाहर आने। जमील अभी भी बस जिद पे था, वो नहीं आएगी और मैं इसे आने भी नहीं दूंगा। रूहान किसी दीवार की तरह दरवाजे के आगे खड़ा था। क्यों इतना मसला है? हाँ मेरी भी कज़न है। तुझे क्यों इतनी फिक्र रहती है? कहीं रातों को तेरी बाहों में तो नहीं होती? जमील ने सारी हदें पार कर दी थी। जमील, रूहान चीखा और कसकर एक थप्पड़ जमील के मुंह पे लगाया। थप्पड़ इतना शदीद था कि जमील जमीन पर गिर गया। रूहान बैठा जमील को कॉलर से पकड़कर करीब किया और हल्की आवाज में गुस्से भरे लहजे में कहा, अनाबे के बारे में अगर तेरी जुबान से एक और लफ्ज़ भी निकला तो तेरा ये दिन आखिरी दिन होगा। और तू पूछ रहा था कि मुझे क्यों उसकी फिक्र सबसे ज्यादा रहती है? क्योंकि मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ। तो अपने कान के दोनों पर्दे खोलकर ये बात सुन ले, वो बचपन से मेरे यहाँ रहती है। रूहान ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। रूहान उठा और दरवाजे पर दस्तक दी। नाबिया दरवाजा खोलो, मैं हूँ। बानो को वो नाबे के साथ छोड़कर आ गया था। बानो ने दरवाजा खोला। रूहान ने बेड पर रोती हुई नाबे को देखा। नाबे, मैं आ गया हूँ, अब चुप हो जा। रूहान ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे यहाँ से ले चले। नाबे रूहान का हाथ थाम कर कहा, अभी जा रहे हैं हम। इस दोज़ख में मजीद तो नहीं रह सकता और ना तुम्हें रहने दूंगा। बानो खान बाबा को बुलाएं और आप भी तैयार हो जाए, हम अभी निकल रहे हैं। जी बड़े साहब, अभी बोलती हूँ। बानो कहकर बाहर चलेगी। वापस खाना बाबा को साथ लेकर आई। खाना बाबा, आप दोनों मेरे साथ कराची जाएंगे और आज से वहीं रहेंगे। अब ये मेरा और नाबे का सामान गाड़ी में रखिए। ठीक है बड़े साहब। रूहान नाबे का हाथ थाम कर बाहर आया तो तीनों बाहर ही खड़े थे। मैं शुरू से कह रही थी ले उड़ेगी ये रूहान को, और देख लें वही हुआ। चची ने अपनी जुबान से जहर उगला। रूहान, आज तो बच गए तुम लोग, लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिला इस दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। जमीन ने धमकी दी। रूहान इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए खामोशी से नाबे को लेकर चला गया। बिया जब से घर आई थी इसका चेहरा उतरा हुआ था। वो आकर सीधी रूम में चली गई। बानो खान बाबा दोनों को ही लगा कि कुछ हुआ है। रात हो गई थी लेकिन बिया अभी तक नीचे नहीं आई थी। बानो काम कर रही थी किचन में और खान बाबा बैठे किताब पढ़े, तभी दरवाजे से कोई अंदर आता दिखाई दी। आप बानो और खान बाबा दोनों ही सामने मौजूद इंसान को देखकर हैरान हो गए। आस्था, बिया कहाँ? इसने इधर देखते हुए कहा। वो अपने कमरे में है, शाम से नीचे नहीं आई, मूड ठीक नहीं है। कोई बात नहीं खान बाबा, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरा सामान रूम में रखें, मैं आता हूँ। वो कहकर ऊपर चला गया। रूम का दरवाजा लॉक नहीं था। वो आस्ता सा कदम बढ़ाता अंदर गया। देखा तो सामने बेड पर बिया मुंह में तकिया रखे लेटी हुई थी। बानो, आपको को क्या लगता है आप ऐसे आएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? बिया जागी हुई थी, इसे लगा शायद बानो है, लेकिन जब कोई जवाब ना आया तो बिया ने फिर कहा, बानो बोलती क्यों नहीं? इस बार भी जवाब नहीं मिला तो बिया ने चेहरे से तकिया हटाया, लेकिन सामने मौजूद इंसान को देखकर खुशी से उसकी चीख निकल गई। आप बिया बेड से उतरी और भागते हुए जाकर रूहान के गले लगी। अरे आप, अरे आराम से लड़की, गिर जाऊंगा। क्या गिर जाऊंगा? पूरे 6 महीने 15 दिन बाद आप आए हैं, आप जरा याद नहीं आई मेरी? बिया ने शिकवा किया। अरे मेरी जान, काम बहुत ज्यादा था तभी। हाँ, आपके काम खत्म नहीं होते। अब आप 1 महीने से पहले नहीं जाएंगे? बिया ने हुक्म दिया। रूहान इसकी आंखों देखा। दिल ने कहा, बस चले तो सारी उम्र के लिए रुक जाओ। सुना मैंने क्या कहा? हाँ, नहीं जाऊंगा। मूड क्यों खराब था? हाँ, खान बाबा ने बताया वो आप इतने दिनों से नहीं आए थे तभी। अरे मेरी जान, अब आ गया हो ना, फिक्र नहीं। चलो अब नीचे, मुझे भूख लगी है। रूहान की वजह से बिया का मूड अच्छा हो गया था। बिया यूनिवर्सिटी में बैठी वर्का का सोच रही थी, तभी इसे कुछ याद और भागती सीधा प्रोफेसर के रूम में गई। अरे क्या हो गया बिया, ऐसे भागी क्यों आ रही हो? बिया के अचानक आने से प्रोफेसर चौंक गए। सर वो बिया भागते भागते आई थी तभी इसकी सांस फूल रही थी। बैठो, हाँ बैठो यहाँ पर, ये लो पानी पियो। प्रोफेसर ने इसे सोफे पर बैठाया, पानी दिया। बिया ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। बताओ सर, आपके स्टूडेंट वर्का याद है? हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? सर वो आपके स्टूडेंट थे ना? हाँ, तो आप मुझे इनके बारे में बता सकते हैं? कुछ हुआ है क्या जो पूछ रही हो? नहीं सर, प्लीज कुछ भी पता है तो बता दे। अच्छा पूछो। सर वो इतने सख्त क्यों है? सख्त? वो ऐसा नहीं था, वो तो यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, हर वक्त मुस्कुराता रहता था। सर ने कुछ दिनों को याद करते हुए कहा। लेकिन सर इनको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि वो कभी ऐसे होंगे? बिया, वो ऐसा था लेकिन एक बदकिस्मत हादसे की वजह से वो बदल गया। सर कैसा हादसा?
مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ یونیورسٹی کی ہی لڑکی تھی، مجھے نام تو نہیں یاد کیونکہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کی نہیں تھی۔ ورکا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے دونوں کو مروانا چاہا، لیکن بدقسمتی سے وہ مر گئی اور ورکا بچ گیا۔ بیا کے دل میں کچھ شک پیدا ہو رہے تھے، سر کیا وہ لڑکی سوات سے تھی؟ بیا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، یہ نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے وہ کراچی سے نہیں تھی۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بیا کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی باہر چلے گی۔ بیا ارے بیا سر بیا کو آوازیں دے رہے لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ورکا بھائی ازار ورکا کے روم میں آیا تو وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ ازار نے آواز پر اٹھ کر بیٹھا، جی بھائی بیٹھے۔ ازار اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تمہارے اور افضا کے مجرموں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، مجھے پورا یقین تھا آپ پر۔ ورکا نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، ورکا مہینے گزر گئے ہیں، کب تک ایسے رہے گا؟ امی بہت پریشان ہے، تو جانتا ہے ان کا تیرے میرے سوا کوئی نہیں ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے اور یہ اوپر والے کی امانت ہے ہمارے پاس۔ بھائی مجھے سب پتا ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر ذہن سے نکلتا ہی نہیں ہے وہ سب۔ ورکا ایسے کمرے میں پڑے کچھ نہیں ہوتا، اٹھ باہر نکل، پڑھائی ختم ہو گئی ہے، کوئی جاب کر۔ بھائی میں بھی یہی سوچ رہا تھا، بھائی کیا میں آپ کے ساتھ پولیس جوائن کر لوں؟ ورکا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ارے اس سے اچھا کیا ہوگا، مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ ورکا کی بات سے ازار خوش ہو گیا تھا۔ بھائی ٹھیک ہے بھائی، پھر میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے کر لوں گا جوائن۔ یہ میرا بھائی، یہ ہوئی نا میرا بھائی، یہ ہوئی نا بات میرے بھائی، اب چل۔ امی کے پاس بار بار پوچھتی رہتی ہیں۔ بیا یونیورسٹی سے نکل کر سیدھا ورکا کے پاس گئی۔ ورکا اسے تھانے میں دیکھ کر پریشان ہو گیا، پھر آگے یہ میں نے منع کیا تھا نا، کیوں آگے یہاں پر؟ ورکا اٹھ کر کس کے پاس گیا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بیا کی آنکھوں میں موجود نمی ورکا نے دیکھ لی تھی۔ باہر آ جاؤ، وہ اسے لے کر باہر آ گیا۔ بولو آپ افضا کو جانتے ہیں؟ بیا کے سوال پر ورکا حیران رہ گیا۔ بولے ورکا کو خاموش دیکھ کر بیا نے کہا، آپ ان سے محبت کرتے تھے نا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ سب؟ میرے سوال کا جواب دیں، میری زندگی کے سب سے درد بھرے صفحوں کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ بولو۔ ورکا نے بیا کے نازک بازوں کو سختی سے جگڑتے ہوئے کہا، میری آپی تھی وہ، میری کزن، میری بہن تھی وہ۔ بیا روتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، اور مجھے دیکھیں میں نے کیا کیا؟ آپ سے محبت کر لی بنا جانے کہ آپ اضافی کی محبت ہے۔ بیا کو اپنی محبت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ورکا تو پہلے بیا کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور اس کے آنسو صاف کیے، میری بات سنو، تمہیں مجھ سے محبت نہیں، یہ صرف ایک کشش ہے۔ ورکا کی بات پر بیا نے نظر اٹھا کر دیکھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے، کیونکہ تم جو زبان سے کہتی وہ آنکھوں سے نہیں جھلکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیا دیکھو، میرے دل میں افضا تھی اور رہے گی، میرے دل میں اس کی محبت کی مہر ہے، میں نے اپنے دل کے دروازے بند کر لی ہیں، تو پھر مجھے کس سے محبت ہے؟ یہ مجھ سے نہیں، اپنے دل سے پوچھو، کوئی ایسا ضرور ہوگا جس کے لفظوں سے، آنکھوں سے، عمل سے تمہارے لیے محبت جھلکتی ہوگی، جو تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو، جس کو تمہاری فکر ہو ہر چیز سے زیادہ ہو۔ بیا خاموشی سے ورکا کی باتیں سن رہی تھی۔ ورکا نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کوئی ان کی تصویر لے رہا ہے۔ ورکا کیا سچ میں ایسا ہے؟ اس طرح تو صرف روحان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی کچھ کہا نہیں۔ بیا وہ ہمیشہ کہتا ہوگا، تم نے محسوس نہیں کیا؟ وہ ہمیشہ اپنے ہر عمل سے محبت دکھاتا ہوگا، لیکن تم نے کبھی محسوس نہیں کیا، سمجھ رہی ہو؟ بیا کو ورکا کی باتیں سمجھ آ رہی تھی، اسے بچپن سے لے کر اب تک کیا جانے والا ہر عمل روحان کا یاد آ رہا تھا۔ شاید آپ کے ذریعے مجھے صحیح انسان تک پہنچنا تھا، میں دیکھنا چاہوں گی کہ آپ کی باتیں سچ ہیں یا نہیں۔ بیا سب سچ ہوگا، اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، میں صرف تمہیں اچھا لگتا تھا۔ اچھا لگنے اور محبت میں ہونے میں فرق ہے، لیکن یاد رکھنا تو مجھے زندگی کے ہر موڑ پر مجھے ایک اچھا دوست پاؤ گے، جب کبھی مشکل میں ہوگی تو اس دوست کو یاد کر لینا۔ میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بیا کو اپنی حرکت پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم ہی نے تو کہا تھا نا کہ صحیح انسان تک پہنچنے کا ذریعہ بنا ہوں۔ ورکا نے مسکراتے ہوئے کہا، اب جاؤ ورنہ روحان پریشان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، بیا کہہ کر چلی گئی۔ افضا اپنی نہ صحیح کسی اور کی محبت مکمل ہو گئی، ورکا نے آسمان کی طرف جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بیا گھر آئی تو دیکھا روحان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ فون پر عارف سے کام کے بارے میں بات بھی کر رہا تھا۔ بیا آ کر روحان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، اسے دیکھنے لگی۔ روحان نے آئی برو اٹھائی جیسے پوچھ رہا ہو کیا ہوا؟ بیا مسکراتے نفی میں سر لائے۔ بیا پچھلے 10 منٹ سے ویسے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عارف میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ روحان نے فون بند کیا اور آ کر بیا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ یہ پچھلے 10 منٹ سے اپنی آنکھوں سے میرا ایکس رے کیوں کر رہی ہو؟ بس ایسے ہی آپ کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ ارے واہ، آج تو تیور ہی بدلے ہیں۔ روحان نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتائیں، آپ مجھ سے کتنے سال بڑے ہیں؟ یہ عمر کا خیال کیسے آ گیا؟ ارے بتائیں تو۔ 12 سال۔ 12 سال چلے گا، بیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ خیر ہو، نہ جانے کیا ہو گیا اسے، روحان نے دل میں کہا۔ روحان روم میں بیٹھا کام کر رہا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ بیا کی آواز ہے، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت ہونے لگی؟ آ جاؤ۔ نہیں ایسے ہی مجھے لگا شاید مصروف ہو۔
बिया ने साइड टेबल पर जग का मग रखते हुए कहा, अच्छा बैठो यहाँ। रूहानी से बैठने को कहा, किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है? नहीं, सब है मेरे पास बिया। अरे वाह, कोई डिमांड भी नहीं है? रूहानी मुस्कुराते हुए कहा, लो अच्छा है ना? नहीं नहीं, क्या आपके पैसे बच गए? हाय, इतना ख्याल कहीं अटैक ही ना हो जाए। रूहानी दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह ना करे कुछ हो आपको। बिया ने फिक्र से कहा, हाय, जब जब ऐसे फिक्र करती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। बिया बस रूहान को कहते और मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैडम, रूहानी ने बिया की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, हाँ आप काम करें, मैं जा रही हूँ। बिया भागते हुए रूम से चली गई। क्या हो गया इसको? कुछ अलग अलग लग रही है। बिया में होने वाली तब्दीली रूहान ने भी नोट की थी। रूहान बैठा कुछ काम कर, तभी इसके व्हाट्सएप पर किसी अनजाने नंबर से कॉल आई। हेलो जी, कौन कौन हूँ ये मत पूछे, कुछ बताना है वो सुन। क्या बदतमीजी है ये? रूहान को गुस्सा आ गया। मैंने कहा ना जो बताना है वो सुन। वो तेरी दिलरुबा बिया बाहर गुल खिलाती घूम रही है। अपनी गंदी जुबान से बिया का नाम मत ले। तू है कौन? रूहान को शायद गुस्सा आ रहा था। चल, मेरी बात पे यकीन ही है इतना तो तस्वीर भेज रहा हूँ, वो देख ले। दूसरी जाने मौजूद बंदे ने कॉल कट गई और कुछ ही लम्हे बाद इसी नंबर से कोई तस्वीर आई जिसमें बिया के कंधे पर किसी ने हाथ रखा हुआ था। तस्वीर में लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तस्वीर देखकर तो रूहान को यकीन नहीं आया। वो बिया से बचपन से मोहब्बत करता था और इसे किसी और के साथ देखकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है ये। रूहान को यकीन नहीं आ रहा था। बड़े साहब, वो सामान का क्या करना है? तभी खान बाबा अंदर आए। रूहान की नम आंखों को देखकर इनकी बात अधूरी रह गई। क्या हो गया बड़े साहब? वो जल्दी से रूहान के पास आए। कुछ नहीं खान बाबा, कुछ हुआ है क्या? बताएं। नहीं, आप बताएं क्या बात है? रूहान ने बात बदली। बड़े साहब, वो बेसमेंट में रखे सामान का क्या करना है? आपको जो समझ आए वो करे। रूहान कहकर रूम में चला गया। भी अपने रूम में लेटी रूहान के बारे में सोच रही थी। रूहान के लिए इसके दिल के जज्बात बदल रहे थे। वो महसूस कर रही थी वो ख्यालों में डूबी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? बिया ने अंदर से ऊंची आवाज में कहा, मैं हूँ बिया बीबी। बिया खान बाबा की आवाज पहचान के उठकर दरवाजा खोला। क्या हुआ खान बाबा? बिया ने खान बाबा के चेहरे पर मौजूद परेशानी को देखते हुए कहा, बड़े साहब थोड़ी देर पहले मोबाइल में कुछ देखा फिर रोने लगे। मैंने पूछा तो कुछ नहीं बताया। अभी कहाँ है वो? बिया सुनकर परेशान होगी। बाहर लॉन में। अच्छा। बिया जल्दी जल्दी कदम लेते लॉन में आई। रूहान बैठा आसमान को देख रहा था। बिया आकर रूहान के सामने बैठ गई। रूहान, क्या हुआ? बिया ने पूछा, लेकिन रूहान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रूहान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। रूहान बिया के सवाल को जवाब देने के बजाय उठकर जाने लगा। बिया ने रूहान का हाथ थाम कर इसे रोका। रूहान, आपकी नजरों में ये बेरुखी मेरे लिए क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत कर दिया? बिया से रूहान का इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिया, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे नींद आ रही है। रूहान ने खुश लहजे में कहा। रूहान, क्या हो गया है? बिया रूहान के सामने आ खड़ी हो गई। कुछ नहीं हुआ, हटो। रूहान ने सख्त लहजे में कहा। रूहान प्लीज ऐसा नहीं करे। बिया रोने लगी। बिया, रो नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ। रूहान ने बिया के आंसू पूछते कहा, तो बताएं क्या हुआ है? ठीक है बैठो। रूहान ने बिया को चेयर पर बैठाते हुए कहा। रूहान ने मोबाइल निकाला, पिक्चर्स बिया को दिखाई। ये बिया ने सवाल नजरों से देखा। ये मुझे एक अनजाने नंबर से किसी ने भेजा है। रूहान, आप इस वजह से ऐसा सलूक कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मुझे बता सकती थी। रूहान ने दिल पर पत्थर रखकर ये बात कही। जी, मैं पसंद करती हूँ किसी और को। किसको? रूहान ने हिम्मत जमा करके पूछा। वो मैं बता दूंगी, पहले मैं इस तस्वीर के बारे में बता दूं। ये लड़का वर्का कि वही वर्का जिसको आप भी पसंद करती थी। बिया की बात सुनकर रूहान चौंक गया। फिर बिया ने सारी बात बता दी। और ये तस्वीर तब की है जब मुझे सर से इनके बारे में पता चला था तो मैं वर्का से कंफर्म करने गई थी। इस तस्वीर को बहुत गलत अंदाज में लिया गया। मैं रो रही थी तो वो बस मुझे समझा रहे थे। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी झूठ बोल रही हूँ तो अपने दोस्त अजार जो इनके भाई हैं इनके घर जाकर पूछ सकते हैं। तो फिर ये तस्वीर मुझे भेजने का मकसद क्या था? कौन ऐसा करेगा और क्यों? गलतफहमी डालने के लिए जिसे बर्दाश्त नहीं होता आपका मेरे साथ रहना। बिया, मुझे माफ कर दो। रूहान ने नजरें झुकाते हुए कहा। प्लीज माफी मत मांगे, आपकी जगह कोई और तो होता तो न जाने क्या क्या कर चुका था। आपने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। बिया ने मुस्कुराते को अच्छा, लेकिन कौन है जिसको तुम पसंद करती हो? मेरे सामने बैठा शख्स। बिया रूहान की जानिब देखते हुए कहा। रूहान इधर उधर देखने लगा जैसे कंफर्म कर रहा हो कोई और तो आसपास नहीं बैठा हुआ। मैं जब यकीन हो गया तो पूछा, जी हाँ हाँ। रूहान वो खुशी से मुस्कुराने लगा। फिर उठकर बिया के पास ऐसे कमर से पकड़कर गोद में उठाया और खुशी से गोल गोल घुमाने लगा। रूहान बस नीचे उतरे। बिया ने कहा तो रूहान ने बिया को उतारा, अपने सामने खड़ा किया, इसके माथे का बोसा लिया। तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हें देखा था इस दिन से ही इस दिल में हो तुम। रूहान ने मोहब्बत का इज़हार करते हुए कहा। तो फिर कभी कहा क्यों नहीं? डर लगता था जो मोहब्बत फिक्र का रिश्ता है वो कहीं मेरे मोहब्बत के इज़हार से ख़त्म ना हो जाए। आपको पता है आप बहुत साफ और भोले दिल के मालिक हैं। बिया रूहान की आंखों में देखते हुए कहा। बिया, क्या मेरी मोहब्बत को कबूल किया? जी कबूल किया। बिया ने नजर झुकाते हुए जवाब दिया और भागते हुए रूम से चली गई। ये क्या बोल रहे हो तुम मलिक?
जमील ने मलिक का गिरबान पकड़कर कहा, मैं सच कह रहा हूँ, हमने जो किया इसका कोई असर नहीं हुआ। ये जमील ने गुस्से से पागल हो रहा था। मैं पिछले एक हफ्ते से इसलिए यहाँ था कि तुम मुझे ये बताओ मेरी क्या गलती है इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो करना होगा मैं करूँगा। वो वर्का, रोहान और राबिया सब मरेंगे, वो भी मेरे हाथों से। जमील के अंदर बदले की आग जल रही थी। जमील, ये कराची है, तुम्हारा इलाका नहीं जहाँ तुम जॉब भी करते फिरो। मलिक नहीं चाहता था कि जमील कुछ भी ऐसा करे। बकवास बंद, मेरे मामला में घुसने की जरूरत नहीं। तुम देखना दिन की रोशनी में मारूंगा। किसी के बाप में दम नहीं है कि मेरा कुछ कर सके। जमील ने तकब्बुर से कहा, कल साहिल पर मिलने वाले हैं ना? जमील ने मलिक से पूछा। हाँ, मैंने खुद वर्का को कहते सुना था। ठीक, तो बस तीनों का आखिरी दिन होगा। आप तैयार हो गए? बिया रूम में आई तो रोहान सामने खड़ा था। जी हाँ, मैं तैयार हो गया। चलें फिर, वर्का और इंतजार नहीं करवाते। हाँ, मैं तो पहली दफा मिलने वाला हूँ इससे। जब केस चल रहा था तो मैंने कभी नहीं देखा इसको, वो कभी आता ही नहीं था कोर्ट में। वैसे मैंने आजार को भी बता दिया है, इससे भी मिले बहुत दिन हो गए। हम बहुत अच्छा किया आप किया। चलें, अब दोनों जाने के लिए निकले। दोनों ही खुश थे। बिया सारे रास्ते रोहान से बातें करने में मसरूफ थी। रास्ते से उन्होंने वर्का को पिक किया। अस्सलाम वालेकुम, वर्का ने पुरजोश अंदाज में कार बैठते हुए कहा। वालेकुम सलाम भाई, रोहान ने जवाब दिया। भाई से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, लेकिन तुम तो हैंडसम भी हो। वर्का ने रोहान की तारीफ की। अरे यार, मैं हैंडसम हूँ, लेकिन तुम और ज्यादा हैंडसम आदमी हो। रोहान ने ड्राइव करते हुए कहा। कितनी खुशफहमी है आप दोनों को, तुम तो हमसे जलती हो। रोहान ने कहा। तीनों बातों में मसरूफ थे, तभी रोहान ने कार रोक दी। क्या हुआ, पहुंच गए? बिया ने रोहान की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, रोहान ने कहा और नजरों से सामने की जानिब इशारा किया। बिया ने सामने देखा तो जमील और मलिक दोनों इनके सामने कार रोके खड़े थे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहान ने कहा और तीनों नीचे उतरे। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहान आगे गया और जमील से पूछा। ये जमील तो नहीं? वर्का ने बिया से पूछा। आप जानते हैं? नहीं, भाई ने बताया था। तुम लोगों की मौत लेकर आया हूँ। जमील ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या बकवास है ये? और मलिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? वर्का भी आ गया। वही जो जमील करने आए हैं। मलिक ने जमील की जानिब देखते हुए कहा। जमील ने पिस्टल निकाली और रोहान के माथे पर रख दी। रोहान बिया चीखते हुए आगे बढ़ी, लेकिन वर्का ने इसका बाजू थाम कर इसे रोक लिया। क्या चाहते हो? छोड़ो रोहान को, बिया ने चीखते हुए कहा। पहले तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब सिर्फ तुम लोगों की मौत चाहता हूँ। तुम लोगों की वजह से मैं अपने बाबा और आगा जान को खोए से पहले ये मरेगा। इनको वही मिला जो मिलना चाहिए था। तुझे भी लड़का देना चाहिए था, गलती से बच गया तू। रोहान ने बेखौफी से कहा। भी ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। वर्का कुछ करे। बिया ने वर्का से इल्तजा की। बिया, मैं पिस्टल नहीं लाया, लगता है तरी खुद को दोहरा रही है। वर्का को हिफ्जा की मौत का मंजर याद आ गया। तभी हवा में गोली चलने की आवाज गूंजी। सबकी सांसें रुकी। गोली थी, लेकिन रोहान को नहीं, जमील को, और गोली चलाने वाला जमील के पीछे था। भाई, वर्का ने देखा। आजार के हाथ में गन थी और गोली जमील के सर में बेबस थी। जमील अपना बेजान वजूद लेकर जमीन पर गिरा। मलिक ने भागना चाहा, लेकिन रोहान ने पकड़ लिया। पिछली बार नहीं बच सका था मैं, लेकिन आज मैं ये दोबारा नहीं होने दे सकता। आजार, तुम तो डायरेक्ट आने वाले थे तो यहाँ? रोहान ने कहा। अहमद ने इस जलील की बातें सुन ली थी, वही मुझे यहाँ लेकर आया है। अच्छा हुआ आप आगे, वरना न जाने क्या हो जाता। बिया डर की वजह से रो रही थी। बिया, कुछ नहीं हुआ, बस। रोहान ने बिया को गले लगाया। अहमद उठा लो जलील की लाश और इस मलिक को लेकर, जो इससे तो मुझे बहुत हिसाब चुकता करना है। वर्का ने मलिक का गिरबान पकड़ के कहा। छोड़ूंगा नहीं। मलिक जाते जाते चीख रहा था। चलो हमारी मीटिंग हो गई, अब क्या इरादा है? आजार ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर सब हंसने लगे। निकाह हो गया, लगाओ सॉन्ग, मैं नाचूंगा। वर्का ने खुशी से उछलते कहा। रोहान और बिया का घर में सादगी से निकाह था। वर्का, आजार, आरिफ और करीबी लोग थे। सब लोग थे, हर तरफ खुशियाँ थी। वर्का की डांस करते करते नजर हंसते हुए रोहान और बिया पर पड़ी तो आंखों से आंसू झलक पड़े। ऐसे दिन का इसने हिफ्जा के साथ ख्वाब देखा था। आजार वर्का की आंखों से झलकते आंसू देख चुका था। आगे बढ़कर वर्का का कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली थी। सब जा चुके थे। बिया रूम में बैठी रोहान का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और रोहान अंदर आया। बिया बेड से उतरकर इसके पास गई, मेरी मुंह दिखाई। अरे सब्र, इतनी जल्दी क्या है? और कैसी दुल्हन हो, ऐसा कौन सी दुल्हन करती है? मैं करती हूँ, अब दे। ये लो। रोहान ने बिया के हाथ में एक बॉक्स रखा। बिया ने खोला तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत रिंग थी, जिस पर रोहान लिखा हुआ था। ये बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें पता है, ऐसा लग रहा है सब मिल गया है। मुझे भी यही लग रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो मुझे आपकी मोहब्बत के बिना एक दिन भी जिंदा ना रखे। मैं भी यही दुआ करूंगा, रोहान ने कहा और बिया के माथे पर बोसा दिया। दोनों मुकम्मल हो गए थे। आज बिया रोहान को देखकर दिल किया, काश तुम होती तो हम भी ऐसे ही खुश होते। वर्का घर की छत पर तन्हा बैठा आसमान की जानिब देखते हुए हिफ्जा से बातें कर रहा था। तुम्हें पता है, अब मैं तुम्हें याद करके कभी नहीं रोऊंगा, क्योंकि
تم دور تھوڑی گئی ہو، بس نظروں سے اوجھل ہو گئی ہو، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب ہم دوبارہ ملیں گے۔ ورکا کی آنکھوں سے آنسو تو نہیں بہ رہے تھے، لیکن اس کا دل رو رہا تھا، اور کیسے نہ روتا، ایک طویل انتظار تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، لیکن ورکا کا کردار تھوڑا سا سیڈ تھا۔ باقی سچی محبت اس دور میں یعنی کہ ناولوں میں ہی کوئی کر سکتا ہے، اور ورکا نے کی۔ اور خان فیملی واقعی بہت ظالم قسم کی ہوتی ہے، اگر کوئی خان ہے تو بتائیں کہ واقعی آج کل کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں، اور اگر اس میں آپ کو میری اردو ٹھیک نہ لگے، میرا ریڈنگ اسٹائل ٹھیک نہ لگے، تو پلیز آپ ناول کی آواز بند رکھ کے اس کو پڑھ لیجیے گا، ناول اچھا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔